चलो जी, अगला चैप्टर जो अपना रिवीजन में है वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अब इसमें सारा थोरेटिकल पार्ट है तो थोड़ा समझना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन 3-4 आपको पेपर में मिलेंगे। सबसे पहले तो हम स्टैट्स की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि स्टैट्स कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका क्या हुआ। सबसे पहले लैटिन वर्ड, कुछ लैंग्वेजेस से वर्ड लिए गए, वो चेंज होता होता स्टैटिस्टिक्स बन गया। पहले स्टेटस था, स्टैटिस्टा, ये स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्यू, बदल बदल के बन गया स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब आपको लैंग्वेजेस का ध्यान रखना, पेपर में सवाल आ सकता है किस लैंग्वेज से बना हुआ है। डन है। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी इसकी। जैसे जर्मन है, जर्मन में कौन फेमस है? हिटलर। हिटलर के हाथ में छड़ी है, स्टिक है, तो स्टैटिस्टिक आ गया। ठीक है। फ्रांस की महारानी बड़ी फेमस है, फ्रेंच क्वीन, तो स्टैटिस्टिक्यू, लास्ट में क्यू यू ई आएगा, क्वीन का। ठीक है। फिर लैटिन, इटली, पहले इटालियन, इटली का क्या फेमस है? पास्ता, पास्ता स्टैटिस्टा, एंड में स्टा। ठीक है। लैटिन का स्टेटस, 4 वर्ड हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से पता होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये बदल बदल के मॉडिफाई होता होता क्या बन गया? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। फिर अगला पॉइंट ये भी पता हो, सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स क्या किसने शुरू किया था? कौटिल्य ने। इसने क्या किया था? बर्थ और डेथ के रिकॉर्ड रखने शुरू करे कि कितने बंदे मर गए, कितने जिंदा हो गए, मतलब पैदा हो गए वही मतलब कितने पैदा हो गए, जिंदा हो गए। ठीक है। कितने, हाँ, वो मोर्टेलिटी रेशो बन गया। मतलब ये बर्थ एक होता है ना, रेशो होती है। ये आजकल सब ये जो पॉपुलेशन के ऊपर ये सेंसस वगैरह में चलता है सारा काम, वो रेशोज वगैरह यूज होती हैं आज। ठीक है। शुरू किया था कौटिल्य ने ऐसी ब्लाइंडली, उसने रिकॉर्ड रखने शुरू कर दिए कि चलो एक रिकॉर्ड रहेगा, कितने बंदे पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, पता लगता रहेगा कि पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। उसी हिसाब से प्रोविजंस करनी पड़ेंगी फिर। तो ये कौटिल्य ने किया था अपनी बुक में, क्या नाम था उसका? अर्थशास्त्र। ठीक है। फिर अकबर के राज में किसने? अबू फजल ने। कौन सी किताब? ऐन अकबरी में एग्रीकल्चर के रिकॉर्ड रखने शुरू करे थे। एग्रीकल्चर में मतलब जमीन कितनी स्क्वायर, वो हेक्टेयर में कितनी क्या कहते हैं उसे, फसल उग रही है, कितना उसके पेस्टिसाइड चाहिए। ठीक है। उसे उसकी जमीन की वो पता चलती है, कितनी जमीन फर्टाइल है। ठीक है। वो सब चीजें, ये सब किसने किया था? अबू फजल ने। कौन सी किताब में? ऐन अकबरी में। किसके राज में? अकबर के राज में। पहली सेंसस कहां पे हुई थी? इजिप्ट में। इजिप्ट में किसने कराई थी? फैरो ने। क्लियर? ये सब पता होना चाहिए हमें। डन है। अब पहले लैंग्वेजेस पे आ जाओ। फ्रेंच की स्टैटिस्टिक्यू, फ्रांस की महारानी स्टैटिस्टिक्यू। इटालियन स्टैटिस्टा। फिर जर्मनी स्टैटिस्टिक, स्टिक छड़ी। ठीक है। लैटिन का स्टेटस। ये बर्थ और डेथ के रिकॉर्ड कौटिल्य ने कि कहा? अर्थशास्त्र में। ठीक है। एग्रीकल्चर के रिकॉर्ड अबू फजल ने। कौन सी किताब में? ऐन अकबरी। ठीक है। पहली सेंसस इजिप्ट में किसने कराई थी? फैरो ने कराई थी। क्लियर? अब स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग प्लूरल सेंस में भी है, सिंगुलर सेंस में भी है। प्लूरल सेंस में ये कलेक्शन ऑफ डेटा को कहते हैं, जानकारियां जो इकट्ठी कर कर लाए हो। जानकारी कभी एक तो होगी नहीं, मल्टीपल जानकारियां इकट्ठी करोगे तो वो प्लूरल जानकारी बन गई, इसलिए उसको प्लूरल सेंस में डिफाइन किया गया। सही? जो जानकारियां आप इकट्ठी कर कर लाए हो उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं प्लूरल सेंस में। एग्रीगेट ऑफ डेटा, एग्रीगेट ऑफ डेटा को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। बस ये डेटा में ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले एग्रीगेट होना चाहिए, ये मैंने बता ही दिया। एक सिंगल फिगर को कभी स्टैट्स नहीं कहते क्योंकि आप उसको कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे। सही है? अब जैसे मान लो मैंने कह दिया कि हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 80% है, ये इररेलीवेंट है जब तक आपको बाकियों का नहीं पता। अगर आपको पता लगा बाकियों का सबका 80% से कम है, इसका मतलब वी आर द बेस्ट।
अगर आपको पता लगा बाकियों का सही है हमारा नहीं है, इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस खराब है, वो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो तभी ये एग्रीगेट होता है, एक सिंगल फिगर को कभी स्टैट्स नहीं कहते, क्योंकि स्टैट्स में कंपैरिजन बड़ा जरूरी है। वो कंपैरिजन तभी आएगा व्हेन यू हैव एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब जानकारियां, कई जानकारियां होनी चाहिए ताकि कंपैरिजन कर पाओ। सही है, डन है। फिर इट शुड बी अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, डेटा कलेक्शन कर रहे हो, ये ना बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग वो है टास्क, ये नहीं कि बहुत इजीली जानकारी इकट्ठी हो जाती है। जानकारी इकट्ठी कर रहे हो, बंदे लगा रखे हैं, खर्चा हो रहा है, बड़ा मतलब ये हार्ड काम है। अगर ये कर रहे हो तो ये जो आप ये इसके पीछे कॉजेज हैं कई होने चाहिए। जैसे मैं कह दूं डिमांड और प्राइस है, डिमांड को क्या अफेक्ट कर रहा है, प्राइस। हमने डेटा कलेक्ट किया डिमांड और प्राइस का, इट शुड बी अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कई कारण होने चाहिए। अगर देखो सिर्फ डिमांड और प्राइस ही होता कि डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रही है तो मैं सिर्फ प्राइस के ऊपर ही उसका चेंज देख लेता, बट डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं बदलती, कई कारण होते हैं इसके। सही है, इस वजह से मुझे डेटा कलेक्शन करनी पड़ेगी। सही, अगर सिर्फ सिंगल कारण होता है उसमें उस कारण को ठीक कर दो, क्यों इतना मत्था पकाई कर रहे हो। अगर कई कारण हैं वो सारे कारणों को ठीक करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम डेटा कलेक्शन करके उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हो क्या रहा है। सही, मतलब डेटा कलेक्शन तभी करो व्हेन यू हैव अ वेल डिफाइंड पर्पस। बिना कोई वेल डिफाइंड पर्पस के डेटा कलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। इतनी मेहनत करोगे, पता चला एक ही सिंपल सा कारण था, पकाई आपने इतनी कर ली, वो सिंपल से कारण को ठीक कर दो आप बजाय इतनी मेहनत करने के। ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मतलब एक नंबर होना चाहिए जिसको, मतलब ये क्वांटिटेटिव जानकारी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। इन्यूमरेशन क्या होता है, जो डेटा कलेक्शन हुई है वो एक्चुअल काउंटिंग से हुई है। इन्यूमरेशन का मतलब होता है एक्चुअल काउंटिंग आपने करी है। एस्टिमेटेड क्या होता है, एस्टिमेशन ली है बस कि एक मतलब हमारा अंदाजा है, एक तरह से अंदाजे के हिसाब से जानकारी आई है, एक्चुअल जानकारी नहीं है। तो तुक्का नहीं लगाया भाई, ये प्रोफेशनल्स करते हैं ये, मैं आपको थोड़ी भेज दूंगा एस्टिमेट करने के लिए। आया समझ में, एस्टिमेटेड का मतलब भी क्या होता है, ये बिल्कुल प्रॉपर प्रोफेशनल्स करते हैं एस्टिमेशन, उनका अंदाजा बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब मान लो कोई बिल्डर है, वो बिल्डिंग बना रहा है, वो ना देख के बता देगा ये बिल्डिंग में मतलब ये जो कमरे बने हुए हैं इनकी लेंथ विड्थ कितनी है, आइडिया। आप इंची टेप लग जाओगे मेजर करने, वो एस्टिमेटेड होता है और उनका एस्टिमेटेड बहुत हद तक सही भी होएगा, एक्सपीरियंस है। सही है, तो ये चीज रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, वो जो आपने डेटा इकट्ठा करा है उसमें एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। सही, ये नहीं है कि डेटा आपने जल्दबाजी में इकट्ठा करा, गलतियां कर ली, फिर गड़बड़ हो रही है, क्योंकि डेटा कलेक्शन अगर गलत हुआ आगे सब गलत होएगा। ठीक, सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, ये पढ़ोगे अभी आगे। कोई पर्पस होना चाहिए, मैंने बता दिया। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है, कंपेयर करना होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं। जैसे राम इज 40 ईयर ओल्ड, मोहन इज 5 फीट टॉल। ये दो, ये पहले बताओ, ये दो जानकारी है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है भाई, दो जानकारियां होगी ना। ये आपने डेटा उठा लिया राम का और मोहन का, दो जानकारियां हो गई। क्या ये इन रिलेशन है, नहीं है। राम की क्या क्या चीज मेजर करी जा रही है, एज, और उसकी हाइट, कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। अगर दोनों की एज होती हम बता सकते थे कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर हाइट होती तो भी हाइट के बेसिस पे बता सकते थे छोटा ये बड़ा है। अब कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा क्योंकि प्लेस्ड इन रिलेशन नहीं है। सही है, क्लियर है, डन। प्लेस्ड इन रिलेशन का मतलब समझ आ गया भाई, सही है। आगे जो स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर मीनिंग है वो एक प्रोसेस को नाम दिया गया। उस प्रोसेस में पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब क्लासिफिकेशन,
टाइम के हिसाब से डेटा अलग अलग करा, टाइम के हिसाब से कि 2000 से पहले का डेटा अलग करा, 2000 से 2010 का डेटा अलग करा, टाइम के हिसाब से, या ज्योग्राफी के हिसाब से भी कर लेते हैं। और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब, क्वांटिटेटिव मतलब अच्छा वेट कैसा है, वेट क्वांटिटेटिव है, वेट के हिसाब से अलग अलग कर दो डेटा को, मोटे बंदे एक तरफ, पतले बंदे एक तरफ, ठीक ठाक एक तरफ, डेटा अलग अलग हो गया, सही है। और बस इधर ध्यान दो, बस वेट हो गया। एज कैसा है, एज क्वांटिटेटिव है, एज एक नंबर है, ठीक है, तो उसमें भी आप एज के हिसाब से डेटा अलग अलग करोगे, 20 से 30 वाले अलग, 30 से 40 वाले अलग, क्लियर, इस हिसाब से। इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं, सही है, डन। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करना है टेक्सचुअल मैनर में, डायग्रामेटिक मैनर में, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। फिर उस डेटा को एनालाइज करोगे, इसका मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, ये सब करा। फिर लास्ट में रिजल्ट को क्या करोगे, इंटरप्रेट, कि जो आपने सोचा था क्या वो चल भी रहा है काम इसमें, डेविएशन वगैरह वो सब, ठीक है। नेक्स्ट भाई आप लोगों के ना फोन ना हो क्या, इधर ध्यान दे लो, है बस ध्यान इधर रखो अपना। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन कैसी होती है ये समझना आप। अच्छा, इसमें दो वेरिएबल मैंने बताए थे, एक डिस्क्रीट था एक कॉन्टिन्यूअस था। डिस्क्रीट कैसे, जैसे द नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, पेटल्स पता है, पेटल्स प्रॉपर होंगी, 3.5 पत्तियां तो नहीं होंगी, 4.5 नहीं, प्रॉपर होंगी, तो डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूअस है। चलो, द नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स इन अ बुक, मिस प्रिंट प्रॉपर होंगे कि 4 गलतियां, 5 गलतियां, 6 गलतियां, 4.5 गलतियां का कोई मतलब ही नहीं बनता। जहां पे पॉइंट नहीं आएंगे वो क्या है, डिस्क्रीट है। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ये भी प्रॉपर होंगे, 4.5 एक्सीडेंट, सही है। ये हाँ, ये बेतुकी बात है ये सही है, और डन है भाई। हाइट कैसा वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस, हाइट पॉइंटों में आ सकती है। वेट कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। सेल, सेल जो आपने सेल करी है वो रुपीस में आएगी, क्या पता कुछ पॉइंटों में आ जाए, हो सकती है सेल। प्रॉफिट एंड सो ऑन, ये सब ठीक है। बस 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 बस। अब डेटा को ना बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा जो पहली बार आपने कलेक्ट किया है उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी ऑलरेडी कलेक्टेड था, आप उसको यूज कर रहे हो। जैसे आपने कोई डेटा चाहिए आपको आरबीआई से, जैसे मान लो आपको कोई ये पता करना है पिछले 1 महीने में कोई रेपो रेट का पता करना है या कोई और जानकारी चाहिए, किसके पास जाओगे, आरबीआई के पास। आरबीआई से जानकारी लोगे, वो जानकारी किसने इकट्ठी करी हुई है, आरबीआई ने, यूज आप कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के तरीके, सबसे पहला डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या करते हैं, जहां पे कुछ एक्टिविटी हुई है, हरकत हुई है, वहां पे आप जाके आप पर्सनली पूछोगे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। सही। जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आ गया तो वहां आप गए उस जगह पे, लोगों से बात करी कि कैसे हुआ था, कितने बजे वाइब्रेशन हुई थी, ठीक है, कब आपको हलचल फील हुई थी, कैसा हुआ था, ज्यादा था, कम था, कितना मैग्नीट्यूड था, वो सब जानकारी आपको देंगे, ठीक है। उसे कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इसके फायदे क्या और नुकसान क्या? इसमें पहला फायदा एक्यूरेसी बड़ी आएगी, क्योंकि जिस बंदे के साथ हुआ वही बता रहा। जहां पे अर्थक्वेक आया था उसके जो विक्टिम्स हैं उन्हीं से पूछ रहे हो ना आप जाके, वो आपको सही जानकारी देंगे, वो गलत क्यों बताएंगे, या बताएंगे नहीं, चपेट मारेंगे भाग यहां से,
दो ही काम होने हैं। अगर बंदा पहली कल्पा हुआ है, अर्थक्वेक आया था, ऊपर से आप इंटरव्यू लेने पहुंच गए, आपका माइक मुइक सब तोड़ देंगे, भागो यहां से, हो या जानकारी लेने के। दो ही बातें होनी है, तीसरी तो बात ही नहीं है। उसको उठा लियो, देख लियो, तेरे से बात करता नहीं करता वो। तेरे अंदर सुपर पावर है ना मरे हुए को जगाने की, देख लियो जगा के, मंत्र मुंत्र मार दियो दो चार। चलो इसके बाद इसमें ना एक थोड़ी सी आपको सप्लीमेंट्री जानकारी भी मिल जाती है। कई बंदे ना थोड़े पोंके टाइप्स होते हैं, पोंके समझते हो, जो ज्यादा बोलते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, वो बातों में ना आपने कुछ पूछा वो तो बताएंगे ही, उसके अलावा भी कई बातें बता देंगे, ऐसे हुआ था, आपने पूछा नहीं है फिर भी। इसके चांसेस बड़े हाई होते हैं। उनको इंटरव्यू देने का शौक होता है कि कोई बंदा माइक लेके आया है, इंटरव्यू हम दें, है ना। तो आपको वहां से सप्लीमेंट्री जानकारी मिल जाती है। सप्लीमेंट्री जानकारी कई बार यूजफुल भी होती है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन के लिए। सपोज आपके मन में कोई सवाल आया ही नहीं और उसने वो उसका जवाब भी दे दिया। कुछ भी सवाल आपने पूछा कुछ और है, उसने साथ में दो चार बातें और बता दी आपको, वो दो चार बातें आपको बड़ी काम आई बाद में, ये सप्लीमेंट्री जानकारी होती है। सही है, क्लियर। नेक्स्ट, इसके लिमिटेशन क्या है। जहां पे नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है वहां पे हर बंदे का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, ये बड़ा कॉस्टली मेथड हो जाएगा, टाइम भी बड़ा लगेगा यहां पे, इसलिए मेथड को वहां पे आप नहीं लगा सकते। सही है। फिर इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, ये कब लगाते हैं। इनडायरेक्ट इंटरव्यू तब लगता है जब सामने वाला बंदा इंफॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए विलिंग नहीं है। सही है, इनडायरेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट मतलब शादी वाला एग्जांपल याद है, किसी की शादी के बारे में हमें इंक्वायरी निकालनी है कि बंदा भाई सही तो है, ये नशे नुशे तो नहीं करता, करके देखे पता। अब बंदे से पूछेंगे कि भाई आप सही हो, वो तो कहेगा मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मैंने तो आज तक कुछ करा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल साध बंदा हूं, साहू है। अब हम इस केस में क्या करेंगे, उसके पड़ोसियों से, मोहल्ले वालों से, पिंड के पर वो सरपंच होता है उससे, या शहर में मेयर होता है उससे पूछेंगे जाके कि भाई ये बंदे का कैसा कैरेक्टर है, कैसा इसका मार्केट में वैल्यू है, सोसाइटी में इसकी कितनी रिस्पेक्ट वगैरह है, वो सब चीजें। इसमें क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, हो उसी का रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो सामने वाला बंदा खुद इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर रहा, या विलिंग नहीं है, या हमें लग रहा है वो विलिंग नहीं है, या हमें लग रहा है वो गलत जानकारी देगा। उस केस में इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड वहां पे काम आएगा। सही है, डन है। इसके लिए इंक्वायरी कमिटीज या कमीशंस अडॉप्ट करे जाते हैं इस मेथड के लिए। सही है। अब जैसे मान लो कोई रेल एक्सीडेंट हो गया, ये एग्जांपल याद रखना, ये सारे रेल एक्सीडेंट में क्या होगा, बंदा गया खत्म, बंदे से तो पूछोगे नहीं भाई क्या हुआ है, वो पहली मरा पड़ा, उससे क्या पूछोगे, वो इंजर्ड होएगा, किससे पूछोगे, आसपास जो भीड़ लगी होगी, जो भीड़ लगी होगी आसपास उन्हीं से पूछोगे कि भाई यहाँ पे क्या हो गया था, कैसे हो गया था। ये कैसा इंटरव्यू हो रहा है, इनडायरेक्ट। बात उन बंदों की हो रही है, विक्टिम्स की, बट पूछा किन से जा रहा है, आसपास के लोगों से। ये कैसा मेथड है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। सही है। इसके मेरिट्स और नुकसान, ये तब जानकारी एक्सट्रैक्ट करने के फायदा है जो बंदा रिलक्टेंट है, रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग है इंफॉर्मेशन सप्लाई करने को, तब ये मेथड काम आएगा। सही है। लिमिटेशन क्या है, जो सोर्स जिनसे आपने पूछा वो बंदे रिलायबल हो ना हो पता नहीं है। आपने किसी से पूछ लिया कि भाई ये बंदा कैसा है, उसकी पहली उससे खुंदक थी, उसने अपनी खुंदक ही निकाल दी आपसे कि भाई ये तो बड़ा बेकार बंदा है, इसे शादी मत कराना, ये तो बर्बाद कर देगा आपकी बेटी को, ये सब। वो पहली खुंदक खाई बैठा था उससे, एक्चुअल में था नहीं वो ऐसा। तो यहां पे ये दिक्कतें बड़ी रहती हैं, जो जानकारी आई है दैट मे नॉट बी रिलायबल। सही है। हो सकते हैं कि खुंदकी बंदे आपने पूछ भी उन्हीं से लिया, वो तो गलत जानकारी देंगे उसके बारे में, अपनी खुंदक निकालने का समय आ गया उनका, निकालेंगे, जम के खुंदक निकालेंगे ताकि इसका कभी रिश्ता ही ना हो पाए। ठीक है, सही है। तो ये इसमें दिक्कत ये रहती है। फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड,
क्या है इसमें? फोन कर करके पूछोगे कि भाई ये मुझे कुछ ना डेटा चाहिए, मैं इस पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च कर रहा हूं, आप मुझे बता दो। सही है, फोन कर करके पूछोगे। इसके क्या फायदे हैं? कॉस्ट कम लगती है, ज्यादा एरिया कवर हो जाता है, क्योंकि आने जाने का समय बचेगा आपका। सिर्फ फोन पे तो पूछना है आपने। इसका नुकसान, नंबर ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज बड़े हाई होते हैं। आपको आपके पास कस्टमर केयर का फोन आ जाए, आपसे वो पूछेंगे, आपको बताएंगे पहले, आपसे डेटा कलेक्शन ही तो कर रहे हो कि आप इस पर्टिकुलर प्लान को यूज कर रहे हो, आप बताओगे नहीं मैं ये नहीं यूज कर रहा, फलान ढिमकाना, बातें कर करके आपसे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं सारा। ठीक है, या कोई वो होते हैं आपके पास, फोन आते हैं इनके ब्रोकर्स के फोन आते हैं कि आप डीमैट अकाउंट है आपके पास, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप कहोगे हाँ कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ये सब चीजें। ठीक है, आप उनको कितना एंटरटेन करोगे? हम तो कर लेंगे वेले तो है। कस्टमर केयर वालों को एंटरटेन कर लोगे? डिपेंड करेगा, लड़का के लड़की है हाँ, ये निकली आवाज इसकी, देखो। और बस कर तू, ज्यादा वैरायटी में ना घुस अब। सही है, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड में कवरेज ज्यादा होती है। इसका लिमिटेशन क्या है? नॉन रिस्पॉन्सेज बड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, कि सामने वाला बंदा रिस्पॉन्ड करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, फिर मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर बनाया, क्वेश्चनेयर क्या होता है? लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई, वो क्वेश्चन की लिस्ट बना के आपने सारे बंदों को मेल कर दी। सही है, अब इसमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? जो क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग होगी, इट हैज टू बी वेरी वेल डिफाइंड। ठीक है, मतलब सबसे पहले बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए। क्वेश्चन बड़े लिमिटेड, ये नहीं कि 10 पन्ने भर रखे क्वेश्चंस के। वो बंदा आएंगे, गालियां भी देगा मन में 2-3 और फाड़ के फेंक देगा, छोड़ यार क्या इसका जवाब देना, पागल आदमी है ये। ठीक है, वेल ड्राफ्टेड। ठीक है, साउंडली सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए कि पहले क्या सवाल पूछना है, फिर क्या सवाल, फिर क्या सवाल, इस तरह से। ये नहीं कि एक पेज में आपने पहले उससे आपका नाम क्या है ये पूछा, फिर आपकी एज क्या है, तुम्हें क्या लेना है, तुम अपना डेटा कलेक्ट करो, जाओ यहां से। सिर्फ नाम पूछो, 2-4 फॉर्मल जानकारियां, फिर सीधा अपने डेटा कलेक्शन पे आ जाओ, बड़ा प्रिसाइज। सही, इसमें भी दिक्कत एक ही है, क्या? नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है? मैक्सिमम। इसमें हाँ ज्यादा, क्योंकि ये पहली बात तो जो गांव के लोग हैं है ना, उनको मेल वगैरह रिप्लाई नहीं करने आएंगे। आजकल तो सब हो गया, पहले ये दिक्कत थी। पहले क्या था, गांव में इंटरनेट वगैरह की दिक्कत रहती थी, तो वहां पे लोगों को पता ही नहीं कि मेल कैसे करना है, रिप्लाई कैसे करने हैं, है ना। ये दिक्कत रहती है कि मेल करोगे दिक्कत है, बट अगर क्वेश्चनियर लेके ना कई बार बंदा भेज देते हो, वो सही है। जैसे एक पेज निकाला क्वेश्चंस का, हर गांव में भेज दिया, भी बंदों से डेटा भरवा के लाओ, वो तरीका सही है। मेल्ड वाला गलत है, क्योंकि मेल वाले में रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। आपको भी कितने मेल आते हैं, आप कितने के रिप्लाई करते हो? ठीक है, आपका मेल आज जाके जीमेल चेक करना कितने मेल आए होंगे और आप रिप्लाई कितनों को करा आपने। अपना एग्जाम्पल ले लो आप। सही है ना, ये नॉन रिस्पॉन्सेज में बड़े ज्यादा होते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? इसमें ना डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो बड़ा एक प्रॉपर प्रिसाइज डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे ये सबसे बेस्ट मेथड है डेटा कलेक्शन का, क्योंकि ये बट इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? टाइम बड़ा लगता है, ठीक है, खर्चा बड़ा होता है, बट ये करते भी प्रोफेशनल्स हैं। जैसे ये डिटेक्टिव्स होते हैं ना, वो किसी केस, आपने कोई केस उनको दे दिया, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे बस कि यहां पे हुआ क्या। वो किसी बंदे से नहीं पूछेंगे। ये आपने कोई मतलब मान लो कोई आसपास किसी जगह पे चोरी हो गई, तगड़ी चोरी हो गई, वो क्या चोरों से थोड़ी पूछेंगे। चोरों को अगर उनको पता ही होते वो तो उसको पकड़ के पीट देते। वो क्या करेंगे, देखेंगे कि चोरी हुई कैसे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये फलाना लॉकर से पैसे गए हैं, ये लॉकर कैसे तोड़ा होएगा। ठीक है, किसी के वो जो वो होते हैं
क्या कहते हैं, हाथ के प्रिंट्स को, हैंड प्रिंट्स नहीं होते, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हाँ फिंगरप्रिंट्स उठाएंगे, है ना, फिर वो अपना सारा वो क्रिमिनल रिकॉर्ड से उसको चेक करेंगे, कोई पहला तो नहीं बंदा ऐसे सेम फिंगरप्रिंट वाला बैठा क्रिमिनल रिकॉर्ड में, वो सारा क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। डन है, क्लियर। इसमें ये सबसे बेस्ट मेथड है और मोस्ट रिलायबल है, क्योंकि काम करते कौन है, प्रोफेशनल्स, कोई ऐरा गैरा नहीं आएगा कि ऐरा गैरा आया आपने ऑब्जर्व करने बिठा दिया उसे पता ही कख नहीं चलेगा, सही है, डन है। इसके बाद क्वेश्चनएयर सेंट थ्रू द इन्यूमरेटर, से मैंने बता दिया आपको, इन्यूमरेटर कौन होते हैं, जो बंदे डेटा क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, कैसे, क्वेश्चनएयर लेके जाएंगे और वहां लोगों से भरवा के लाएंगे, ये फिर भी ठीक है, मेल्ड वाला बिल्कुल खराब है, ये फिर ठीक है, सबसे ज्यादा नॉन रिस्पॉन्सिव किसमें होते हैं, मेल्ड क्वेश्चनएयर में, सही है। अब सेकेंडरी डेटा पे आ जाओ, सेकेंडरी डेटा सबसे पहले गवर्नमेंट जैसे इंडियन ट्रेड जर्नल, ये वीकली पब्लिश होता है, आपको पता लगेगा इस वीक में कितने लोगों ने बाइंग करी है, कितने फॉरेन के बंदे इंडिया में इन्वेस्ट करा है इस वीक में, और कितने लोगों ने अपना पैसा निकाला है, ये सारा ट्रेड वगैरह का सारा जर्नल बनता है, ये कितना इंपोर्ट हुआ डेटा, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, आपको पता लगेगा डिमांड सप्लाई क्या चल रही है, इकोनॉमी सारी इसी के ऊपर बनी हुई है, सही है। लोग ना ये छोटी छोटी बातों का फायदा उठा के कई करोड़ रुपए कमा लेते हैं। अब जैसे मान लो कई जगह पे किसी जगह पे सूखा पड़ने वाला है, या कोई मतलब किसी जगह पे कोई दिक्कत आ रही है, वहां पे किसी चीज की डिमांड कम हो गई, या कोई इसने प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्पीच दे दी कि हम इस चीज का इंपोर्ट कम करेंगे, और उस चीज की किसी और कंट्री में डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो गई, प्राइस बढ़ेंगे, उस चीज पे पैसा लगा देते हैं लोग, मतलब उस चीज का स्टॉक बढ़ेगा, डिमांड तो बहुत ज्यादा है, पीछे से कोई न्यूज आ गई कि ये दिक्कत आ गई, मतलब वार लग गया, मतलब ये पीछे वॉर लगा था ना, यूक्रेन और उसका रशिया वाला वॉर लगा था, उस वार के चक्कर में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बड़ा फर्क पड़ा था, लोगों ने बड़ा पैसा कमाया था, तेल का सप्लाई कम हो गया था, जिन कंट्री में तेल की कंजम्पशन ज्यादा है वहां तो डिमांड है ही, बट वहां पीछे से तेल आ नहीं रहा क्योंकि इनका युद्ध चल रहा था आपस में, तो तेल की सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ी हुई है, इसका मतलब तेल के रेट बढ़ेंगे, सही है। ये चीजें देख के लोग बड़ा पैसा कमाते हैं, डन है। एक आरबीआई बड़ा बेस्ट सोर्स है, आरबीआई का बुलेटिन आता है, इसमें आपको पता लग लेता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये अपना सीपीआई क्या चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब पता चलता है आरबीआई की पॉलिसी से, और ये मंथली बेसिस पे निकलती है, ठीक है, डन है। ये सब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता करना है कोविड में कितने बंदे टपके थे, कहां से पता करोगे, WHO से, इंडिया के नहीं पूरे संसार के, सही है। IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ना IMF एक वर्ल्ड बैंक हो गया, ये जो इनके होता है क्या कहते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, वो सब चीजें। इसके बाद ये डेटा कलेक्ट हो गया, फिर उसकी होती है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या होता है, स्क्रूटनी क्या होता है कि डेटा जो कलेक्ट हुआ उसका ऑथेंटिसिटी चेक करना, ऑथेंटिसिटी मतलब कि डेटा सही भी है, गड़बड़ तो नहीं है डेटा में, रिलायबिलिटी मतलब ठीक ठाक है कि नहीं है, वो सब किससे होता है, स्क्रूटनी से। इसमें ना दो बातें ध्यान रखनी है बस, पहली, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है इसका कि स्क्रूटनी करने के कोई मेथड है, प्रोसेस है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ जो बंदे स्क्रूटनी कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज यूज करेंगे स्क्रूटनी में, ठीक है। जैसे मान लो कोई डेटा कलेक्ट किया, आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, एरिया डिवाइड बाय, कोई हमने एरिया का डेटा कलेक्ट किया, वहां की पॉपुलेशन आ गई, डिवाइड करके उसकी डेंसिटी से मैच कर लिया, ये हमारा नॉलेज है।
अगर वो डेंसिटी मैच हो रही हुई इसका मतलब डेटा सही है, डेंसिटी मैच नहीं हो रही हुई डेटा गलत है। ये अपनी नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस है, कोई रूल नहीं है यहाँ पे। कई बंदे होते हैं बड़े एक्सपीरियंस, जैसे मान लो आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई, आपने बड़ा कोशिश करा कि मैं छुपा लूंगा, बट सामने वाला एग्जामिनर बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने प्रैक्टिकल फाइल को यहाँ से बनवा ली, बुक्स मार्केट से बनवा ली, है ना, यहाँ एग्जामिनर को दिखाई आके कि मेरी प्रैक्टिकल फाइल है, मैंने खुद बनाई है, पूरी रात जाग के बनाई है। एक तो उसने चपेट मारी है आपके ऊपर से फाइल फाड़ दी, इसका कारण क्या होगा? उसको पता लग गया कि कहाँ आपने गुप्ता फाइल स्टोर से बनवाई है या फलाने फाइल स्टोर से बनवाई है, कहीं ना कहीं से कॉपी करी है। ये सया ये क्या हो रही है? स्क्रूटनी हो रही है। अब ये देखो, आपने तो सही बताया था कि मैंने पूरी रात जग के बनाई है, फलाना करा, ढिमकाना करा है, उसने अपना एक्सपीरियंस यूज करा, उसने क्या देखा कि हैंडराइटिंग तो गुप्ता वाले की लग रही है। ऐसा थोड़ी होएगा भाई, दो बंदों की ना कभी हैंडराइटिंग मैच नहीं होएगी, बड़ा बड़ा रेयर, बड़ा रेयर। 1000 में एक बंदा होएगा, 1000 में 2 बंदे होंगे जिनकी राइटिंग सेम होएगी। यार देखो, अगर इंटेंशनली करोगे फिर तो हो जाएगी, अनइंटेंशनली नहीं होएगी। ये वो कौन सा इंटेंशनली, उसको पता है कि ये मेरे चपेट मारेगा कल, उसको कौन सा पता था ये? भाई उसको, उसके बाद उसको पता है ना, उसको डीलर यहाँ पे मेन कौन है? एक शहर में डीलर तो 4-5 ही होते हैं, गुप्ता वाला हो गया, ये सहगल हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, 4-5 डीलर होते हैं, उन्हीं से आप बनवाओगे फाइल, सब पता होता है इन्हें। किसकी? 4 to 5। अब की बार 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। स्क्रूटनी कैसे होती है बोलो? ये चैप्टर भाई थोड़ा थोरेटिकल है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है थोड़ा सा बनाए रखें अपना ध्यान, भटकने ना दें इधर उधर की बातें, है ना। स्क्रूटनी ऑफ डेटा में क्या होता है बताओ? यहां पे सिर्फ डेटा की ऑथेंटिसिटी चेक होएगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो सामने वाला बंदा कर रहा है स्क्रूटनी, वो देखेगा कोई गलती तो नहीं है, कोई अपनी स्किल यूज करेगा वो डेटा कलेक्शन जो करी है चेक करने के लिए, ठीक है। कोई इसमें रूल नहीं है लगता। एक गुड स्टैटिस्टिशियन ही डिटेक्ट कर पाएगा कि आपने कोई जो रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें गलतियां हैं या नहीं है, कोई और बंदा नहीं कर पाएगा ये। एक अच्छा स्किल्ड बंदा होना चाहिए वहां पे जो स्क्रूटनी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होती है, देखो ये तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी। इसमें जेंडर आ गया, जेंडर क्या है? एट्रीब्यूट है कि आपने फीमेल्स का डेटा अलग करा, मेल्स का डेटा अलग करा, डेटा अलग अलग हो गया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है, कौन सी है? क्वालिटेटिव है। जेंडर हो गया, नेशनैलिटी हो गया, नेशनैलिटी मतलब एट्रीब्यूट है। नेशनैलिटी कोई नंबर थोड़ी है कि इंडिया के लोग अलग करे, कनाडा के अलग करे, ऑस्ट्रेलिया के अलग करे, ये डेटा आपने नेशनैलिटी के बेसिस पे अलग अलग कर दिया, सही है, ये भी क्वालिटी है। क्लियर? नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये क्या होगा? क्वांटिटेटिव मतलब नंबर, ये एज है, एज के बेस पे, एज क्या है? क्वांटिटेटिव है, एज के बेस पे अलग अलग कर दिए, हाइट के बेसिस पे अलग अलग कर दिए, है ना, ये सब चीजें। क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के बेसिस पे, ठीक है, कि पिछले 10 साल का डेटा अलग, उससे पहले 10 साल का अलग, इस हिसाब से, सही है। ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल के हिसाब से अलग अलग कर दिए। क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी? क्लासिफिकेशन कितने तरीकों से, कौन कौन से? क्रोनोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी के बेसिस पे, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है।
प्रेजेंटेशन के तरीके क्या क्या याद है? ऐसे तो कर रखा आपने, बुक ना बनो। पहला टेक्सुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिकल, 3 है। टेक्सुअल, टैबुलर, टेक्सुअल मेथड। पहले टेक्सुअल मेथड में ना सारा डेटा ऐसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा होगा। ये बड़ा बोरिंग सा डेटा, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सही है। और इसमें दिक्कत क्या रहती है, इसमें ना आपको बार बार लिखना पड़ता है। अनपढ़ तो पढ़ सकते हैं, अनपढ़ मतलब एक लेमैन इसको पढ़ सकता है, बट इसको देखो, अब सुनो, कंपेयर नहीं कर सकता, ये चीज है। सुनो भाई, अब जैसे इन 2009 आउट ऑफ टोटल ऑफ 5000 वर्कर्स रॉय एनामल फैक्ट्री 4200 वर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ये लिखा हुआ है। इतना ज्यादा स्पेस यूज हो गया, डेटा थोड़ा सा है। इसी को अगर टेबल की फॉर्म में बनाते कितना आसान होता। यहां पे कितने बंदों में से 5000 वर्कर्स है, रॉय एनामल फैक्ट्री है 4000 2000 मतलब 4200 बंदे। यहां लिखो ट्रेड यूनियन, इधर लिख लो, चाहे इधर लिख लो ट्रेड यूनियन, इधर लिख लो रॉय एनामल फैक्ट्री, यहां लिख लो 4200। इसे क्या पता लग रहा है 4200 बंदे रॉय एनामल फैक्ट्री के ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं। ये डेटा आपने कितनी आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया, और स्पेस भी कम यूज हुआ है। टेक्सुअल की दिक्कत क्या रहती है, स्पेस बड़ा खा जाता है ये, क्योंकि इंग्लिश लिखनी पड़ती है पूरी, एक एक वर्ड लिखना पड़ेगा, सही है। प्रॉपर इंग्लिश में वर्ड ज्यादा यूज होंगे और जो न्यूमेरिकल फिगर है वो कम आएगी। पल्ले पड़ा, सही है, डन है, डन है। अब इसके मेरिट्स पढ़ो, फायदे क्या है, लेमैन समझ सकता है क्योंकि पढ़ना ही तो है, डेटा आ गया सामने, क्लियर। बट कंपेयर नहीं कर सकता, लेमैन को ना टेबल नहीं समझ आएगा, टेबल को समझने में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आप एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड प्रेजेंट कर सकते हो। एग्जैक्ट, जैसे मुझे लिखना है 41.993, ये लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। ये टेबल में भी है, ये डायग्राम में नहीं है। डायग्राम में ना आप लोकेट करोगे, डायग्राम बनाओगे, 41.993 को लोकेट करना औखा होएगा बड़ा, समझ पा रहे हो। तो ये फिगर एग्जैक्ट लिखना किन किन में पॉसिबल है, टैबुलर और टेक्सुअल में। किस में दिक्कत आती है, डायग्राम में, डायग्रामेटिकल मेथड में, उसमें दिक्कत रहती है। इसके डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है, ये मेथड बड़ा डल है, बड़ा मोनोटोनस है, और मल्टीपल चीजें आप कंपेयर नहीं कर सकते, सही है। टेबल में तो मल्टीपल चीजें कंपेयर कर लोगे, सही है, इसमें पॉसिबल ये नहीं है। इसके बाद टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन बड़ा सही सिस्टमैटिक ऑर्डर है, इसमें रोज और क्या होते हैं, कॉलम्स, सारा डेटा रोज और कॉलम्स में फिल किया जाता है, ठीक है। ये डिजाइन करा गया है सिंपलीफाई करने के लिए प्रेजेंटेशन, क्लियर। और इसमें कम से कम स्पेस यूज होती है, मतलब एक टेबल में बहुत, जैसे आपका टेक्सुअल में आपने 4 पेजों में डेटा लिखा हुआ है, टेबल में वो एक पेज में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका वर्ड जो यूजेज था वो कम हो गया। रॉय एनामल ट्रेड यूनियन फिगर, अगली फैक्ट्री ट्रेड यूनियन फिगर, वो वर्ड यूजेज खत्म होने की वजह से 4 पेज का डेटा 1 पेज का रह जाएगा, सही है। ये इसका फायदा है, समझ में आ गया, डन है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 मेन पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, टाइटल कहां लिखते हैं, टॉप पे। कैप्शन, कैप्शन क्या होता है, कॉलम की हेडिंग। बॉक्स हेड, ये ऊपर वाला जो ये है इसे बॉक्स हेड कहते हैं। ये पूरा डब्बा क्या है, ये बॉक्स हेड। ये तीनों कैप्शन है। ये क्या है, स्टब। स्टब किसकी हेडिंग होती है, रो की। रो की हेडिंग को क्या कहते हैं, स्टब। स्टब हो गया। बॉडी, ये पूरी बॉडी है इसकी, ये
ये जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। सही है। क्या क्या कंटेंट है बताओ। टाइटल, टाइटल लिखते हैं यहां टॉप पे अगर कोई टाइटल लिखना है। उसके बाद कैप्शन, किसकी हेडिंग, कॉलम की स्टब, रोज की बॉक्स हेड, ऊपर वाला डब्बा जिसमें कैप्शन लिखे जाएंगे वो क्या होएगा, बॉक्स हेड। बॉडी क्या होएगा, पूरा ढांचा इसका वो क्या है, बॉडी है। ठीक है। अगर कोई फुटनोट है, फुटनोट को कहां पे लिखते हैं, नीचे। और सोर्सेज को भी कहां लिखते हैं, सोर्सेज मतलब ये रेफरेंस आपने टेबल कहां से बनाया, किस बुक में से उठाया, किस वो ऑथर कौन सा था, वो सब डेटा रेफरेंस के लिए लिखना पड़ता है। कॉपीराइट का केस लग जाएगा आपके ऊपर अगर ये नहीं लिखोगे। आपने किसी बुक से डेटा उठा लिया, एज इट इज कॉपी कर दिया, नीचे रेफरेंस लिखा नहीं है, कॉपीराइट का केस कर सकता है वो बंदा आपके ऊपर। सही है। अगर उसने वो रजिस्टर करा रखा हुआ। सही है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर एक जानकारी के लिए। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसमें डायग्राम्स बनेंगे। डायग्राम में कौन कौन से बनते हैं, पहले लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, फिर पाई चार्ट। ठीक है। सबसे पहले लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम में एक सिंपल लाइन डायग्राम होता है, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एलिमेंट, अच्छा इसमें एक्स एक्सिस पे ना एक ही एलिमेंट आएगा टाइम का। ठीक है। वाई एक्सिस पे कौन सा आएगा जिसको आपने प्रेजेंट करना है, इसलिए ये वन डायमेंशनल होता है। टाइम थोड़ी बदल रहा है, टाइम आ गया, टाइम के साथ साथ जो चीज देखो, एक दो वेरिएबल्स आपस में बदल रहे हैं। कोई चीज अगर टाइम के साथ बदल रही है वो क्या होता है, 1D, वन डायमेंशनल। ठीक है। अगर दो चीजें आपस में बदल रही हैं वो होता है 2 डायमेंशनल। जैसे प्राइस और डिमांड है, ये क्या है, 2 डायमेंशनल। टाइम के साथ बदलना, बदल तो एक ही चीज रही है ना। सही है। तो वो क्या चीज होता है, 1 डायमेंशनल। अब यहां पे जैसे ये है, देखो ये डेटा, प्रॉफिट्स इन लाख ऑफ रुपीज इंडस्ट्रियल हाउस 2000, ये इस सालों में इसका ये प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। इसको प्लॉट करा, 5 आ गया, 8 आ गया, ये 9, ये 6, ये 12, 15, 24, ये पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया, ये क्या बन जाएगा, लाइन डायग्राम। सही है। ये सिंपल लाइन डायग्राम है। इसमें एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आता है, टाइम, वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल आ रहा है वो आएगा, जिसको भी स्टडी कर रहे हो। सही है। इसके बाद मल्टीपल लाइन चार्ट और मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट, ध्यान से सुनना, ये बड़े काम की बातें हैं। अब पेपर में यहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। मल्टीपल लाइन चार्ट कब आता है, जब आपने 2 या उससे ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस करना है सेम यूनिट वाली। जैसे वीट का डेटा, राइस का डेटा, दोनों किस में है, मैट्रिक टन में है, यूनिट सेम है, तो इसी एक्सिस पे चल जाएगा। पहले यहां पे 12, 15, 18, 19, ये किसका डेटा आ गया, वीट का। 25, 30, 32, 36, ये किसका डेटा आ गया, राइस का। सही है। क्लियर। ये दोनों मैट्रिक टन्स में थे, बट अगर अलग अलग होते, मान लो यहां पे कोई चीज आती जो मैट्रिक टन्स में नहीं है, उसका यूनिट अलग है, तो यहां पे एक एक्सिस और बन जाती है ऐसे। सही है। ये यूनिट किस में चल रहे हैं, मैट्रिक टन्स में। वो मान लो केजीज में है, तो उसका डेटा यहां पे केजीज में बनाओगे, यहां पे लिखोगे इन केजीज, एक एक्सिस और बना दोगे। सही है। और उसको इधर के हिसाब से देखोगे आप रेफरेंस लेके, जैसे मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 15 किलो, ये पॉइंट आपका यहां कहीं पे 2005 में 15 किलो यहां कहीं पे प्लॉट होएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा। ऐसे समझ आ गया, क्या चीज, लाइन, ओ कोई ना, सही है, डन है। इस हिसाब से ये मल्टीपल एक्सिस कब आती है, जब 2 या उससे ज्यादा सीरीज यूज करते हैं बट विद द डिफरेंट यूनिट। सेम यूनिट में क्या होता है, एक ही एक्सिस पे बन जाती हैं, जब डिफरेंट यूनिट है मल्टीपल एक्सिस पे बनती हैं। सही है, डन है।
एक होता है रेशो चार्ट, ये भी ध्यान रखना। रेशो चार्ट कब यूज होता है? जब डेटा होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल इन द सेंस, मान लो ईयर है 2005, 2004, 2006, 2007, प्रोडक्शन है 10, 100, 1000, 10,000, ये प्रोडक्शन आ रही है, सही। अब इसको ना प्लॉट करना बड़ी दिक्कत आएगी। 10 यहां पे आ गया, 100 के लिए बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, 1000 के लिए और ऊपर। एबनॉर्मल डेटा ये, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा की बजाय उसका लॉग प्लॉट कर लेते हैं। लॉग से ना नंबर की वैल्यू कम होती है। लॉग 10 कितना? 1, लॉग 100 2, लॉग 1000 10 बेस पे, लॉग 10,000 4। अब कहां 1 2 3 4 प्लॉट करना है, कहां आपको प्लॉट करना था 10, 100, 1000 और 10,000। ये एबनॉर्मल डेटा में क्या यूज करते हैं? रेशो चार्ट। भाई सही है। एक मल्टीपल लाइन चार्ट है, एक मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट है, इनमें क्या फर्क होता है? एक तो सिंगल लाइन चार्ट हो गया, सिंगल लाइन चार्ट में तो एक चीज आप प्लॉट करोगे। मल्टीपल लाइन चार्ट में दो चीजें आएंगी बट विद द सेम यूनिट। मल्टीपल एक्सिस में डिफरेंट आएंगी, डिफरेंट यूनिट वाली, क्योंकि उसमें एक्सिस दो बनेंगी। एक तरफ सपोज मैट्रिक टन है, एक तरफ सपोज केजी है। मैट्रिक टन यहां चलेगा, केजी यहां चलेगा। वो दूसरी चीज आप इस एक्सिस पे देखोगे, पहली आप यहां पे देखोगे। ठीक है, डन है। नेक्स्ट, बार डायग्राम। बार डायग्राम को वन डायमेंशनल डायग्राम कहते हैं, कारण इसका वही है। कारण इसका क्या है? देखो, 2 डायमेंशनल क्या होता है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? 2 डायमेंशनल। हिस्टोग्राम में ना नीचे क्लास इंटरवल भी मैटर करता है। जैसे 0 से 10 में 5 है ना, 10 से 20 में ये, 20 से 30 में फलाना। वो फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास इंटरवल भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे ना विड्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे विड्थ में हम क्या रखेंगे? साल। अब ये साल में जितनी मर्जी विड्थ रखो, क्या ही फर्क पड़ेगा? विड्थ इज इररेलेवेंट, सिर्फ क्या मैटर करेगा? लेंथ। इसलिए इसको वन डायमेंशनल कहते हैं। सही है। यहां भाई ये जो ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ईयर को इंडिकेट कर रहा है। इसमें क्या फर्क पड़ेगा कितनी विड्थ है? चाहे कम है चाहे ज्यादा है, वो तो ईयर ही बता रही है ना। आया समझ में? बट जो आप वो हिस्टोग्राम बनाते हो उसमें प्रॉपर 0, ये 10, ये 20, उसमें प्रॉपर आता है। वो 0 से 5 हो गया, उसकी विड्थ कम हो जाएगी। 0 से 10 क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, याद होगा हिस्टोग्राम बनाते थे आप, आगे आएगा अभी वो भी। ठीक है, वो टू डायमेंशनल है। ये कौन सा है? 1 डायमेंशनल है, याद रखना ये। देखो, मीनिंग ऑफ बार डायग्राम। बार्स होते हैं रेक्टेंगल्स of equal width, usually of varying length, are drawn either horizontally or vertically। ठीक है, ये बार्स की शेप बन जाते हैं, इसलिए इसको बार डायग्राम कहते हैं। ठीक है, even bar look like a rectangle, it is not a rectangle, क्योंकि यहां पे एक चीज ही इंपॉर्टेंट है और वहां पे दोनों चीजें सिग्निफिकेंट होती हैं। रेक्टेंगल में लेंथ, और यहां पे सिर्फ क्या सिग्निफिकेंट है? लेंथ। विड्थ तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, वो तो जितनी मर्जी कर लो, क्या ही फर्क है, क्योंकि वो तो साल को इंडिकेट कर रही है। सही है, डन। उसके बाद फीचर्स। लेंथ ऑफ वेरियस बार्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा। वो तो है ही, जैसे आप किसी चीज को प्लॉट कर रहे हो, जितना मैग्नीट्यूड होगा उतनी लेंथ बार डिपेंड करेगी ना, लेंथ उतनी। ठीक है, विड्थ सिग्निफिकेंट है नहीं, क्योंकि वो किसकी है? साल की है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म रख दो आप, चाहे जितनी मर्जी कम ज्यादा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, गैप सेम होना चाहिए, ये कोई जरूरी पॉइंट है नहीं, बस ये ध्यान रखना। वर्टिकल बार्स किसके लिए होते हैं? क्वांटिटेटिव के लिए, और हॉरिजॉन्टल बार किसके लिए होते हैं? क्वालिटेटिव के लिए। सपोज आपको ऑनेस्टी है, 5 बच्चों का डेटा आया, ऑनेस्टी का आपको रिव्यू देना है। ऑनेस्टी का डेटा कैसे प्लॉट होएगा? ये वर्टिकल बार है, हॉरिजॉन्टल है? ये वर्टिकल बार है। किसका है डेटा? प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी होती है वो। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या चीज है? क्वालिटेटिव। उसका ऐसे बनेगा ग्राफ, जैसे मान लो सिटीजन्स है,
इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? क्वालिटेटिव है। तो वो भी हम कैसे बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल, ऐसे, ये ऐसे। जैसे ऑनेस्टी को मैंने मार्क्स दिए 5 4 3 2 1, ये 5 हो गया, ठीक है, यहां पे लिख देंगे 5, फिर 4 का थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, 3 का थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब वही वर्टिकल का कैसे बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल। बाकी सब वही है। और जो ये आप यहां पे प्लॉट कर रहे थे, ये कहां पे प्लॉट होगा? यहां पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट होएगा। सही है? ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया गया है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कोई फर्क रहे, इसलिए बनाया गया, और इसका कोई पर्पस नहीं है। डन है? मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है? पढ़ो। जब एक से ज्यादा बार्स वाले डायग्राम बनाए जाएं एक ही चीज पे। अब जैसे डेटा है इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का, एक ही साल में है 1991 में, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट दोनों प्लॉट करें। सही है? ये मल्टीपल बार डायग्राम है ताकि कंपैरिजन पता लगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। सही है? इसमें पता लगा 1991 में क्या ज्यादा था? इंपोर्ट। 1992 में इंपोर्ट ज्यादा है। सभी ईयर्स में क्या ज्यादा है? इंपोर्ट। कितना ज्यादा है? अब ये भी पता लगेगा किस ईयर में ज्यादा है, मतलब डिफरेंस किस ईयर में ज्यादा है। समझ गए ना? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपेयर हो जाएंगे आपस में, इसलिए ये बनाया जाता है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम ये किस लिए बनते हैं? सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड क्या होता है? हाँ जी, सब डिवाइडेड में क्या होता है बताओ? सब डिवाइडेड में देखो क्या होता है। जैसे ये डेटा दिया 1994, 95, 96, 97 दिया हुआ है, ये सब डिवाइडेड है। इसमें क्या करते हैं? वेरियस कंपोनेंट हम दिखाते हैं। जैसे 1994 में टू व्हीलर्स कितने थे? हमने 4 पे मार्किंग लगा दी, यहां पे ये मार्किंग लगा रखी है 4 पे, ये वाला, ये मार्क 4 का है, ठीक है। फिर 4 से आगे कितना है? 16। 4 से आगे 16, मतलब मार्किंग लगेगी 20 पे, कॉम्युलेटिव मार्किंग लगेगी यहां पे। 20 से आगे कितना है? 20। 40 पे मार्क लगेगा। ये मार्क कहां पे लगेगा? 40 पे। सही? ये सब डिवाइडेड वेरियस कंपोनेंट आपको दिखा देगा। अब हमें पता करना है 1994 में कितने टू व्हीलर थे? 4। 3 व्हीलर 16। ये 20 और 4 का गैप देखेंगे, ये सेगमेंट किसकी है? 3 व्हीलर की है। और 4 व्हीलर कितने थे? 20 थे। 40 और 20 का गैप देखेंगे। समझ आया? क्लियर है? डन। इसी तरह से ये सब डिवाइडेड का पर्पस क्या होता है? वेरियस कंपोनेंट दिखाना है। एक ही साल में टू व्हीलर भी थे, 3 व्हीलर भी थे, 4 व्हीलर भी थे, सबको प्लॉट कर दिया आपने ताकि अलग अलग ना बनाने पड़े। कई बार पता क्या होता है, एक साल के 8 कंपोनेंट है, अब हमें 8 बार बनाने पड़ेंगे साथ साथ। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो 2 ही है, वो बना दिए। सपोज 1994 में टू व्हीलर थे, 3 व्हीलर थे, 4 व्हीलर थे और हैवी ट्रक थे और बड़ा कुछ इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, 10 चीजें मैन्युफैक्चर करी। अब 1994 में वर्टिकल 10 बार लगातार बनाना बड़ा कॉम खिचड़ी सी नहीं पक जाएगी, इसलिए इसको कैसे बनाएंगे? सब डिवाइडेड बार ग्राफ में। क्लियर? ये सवाल पेपर में आ सकते हैं कि जब कंपोनेंट एक साल में ज्यादा हो जाते हैं तो हम किस में स्विच कर जाते हैं? सब डिवाइडेड बार ग्राफ। जब 2 या 3 है तो किस में रहो? मल्टीपल बार ग्राफ। सही है? जब 2 या 3 है तब किस में रह सकते हो? मल्टीपल बार डायग्राम में। जब 3 से ऊपर चले जाए कहानी, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सही है? क्योंकि फिर खिचड़ी पक जाएगी, एक ही में 10-10 बार बने हुए हैं एक ही साल के, अगले साल के फिर 10 बार होंगे, वो तो फिर बड़ा होच पोच हो जाएगा काम, कंपैरिजन करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है? डन है? नेक्स्ट, इसके बाद पाई चार्ट। पाई चार्ट या पाई डायग्राम, इसमें क्या करते हैं पहले सुन लो एक बार। इसमें ना सबसे पहले डिग्री हम एक सर्कल बनाते हैं। पाई डायग्राम का पर्पस भी वही है, वेरियस कंपोनेंट दिखाना। बस ये ना कई सालों का नहीं होता,
एक चीज का होता है, उसके कई कंपोनेंट होते हैं। जैसे ऊपर बार डायग्राम में क्या था, अलग अलग सालों के अलग अलग कंपोनेंट। यहां पे एक ही चीज के कई कंपोनेंट। जैसे हमने सरकार के रेवेन्यू के बारे में पता करना है, रेवेन्यू साल की बात नहीं हो रही यहां पे, रेवेन्यू कहां कहां से आया, उसकी सेगमेंट क्या क्या है, बस एक ही साल की बात हो रही है। ये सही है, ये सुनते रहना, फर्क पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे सारे ये। अब करेंगे क्या, सर्कल बना दिया, सर्कल में एंगल कितना होता है 360, मतलब अपना 100% इनके लिए 360 डिग्री के समान है। सही है, अपना 100% इनके लिए 360 डिग्री के बराबर है। अब करेंगे क्या, ये सारा डेटा दिया हुआ है, 80 करोड़ रेवेन्यू आया, ये फलाने फलाने रेवेन्यू आए। अब 80 जो रेवेन्यू आया वो 540 का कितना परसेंट है, निकालो एक बार निकाल लेंगे हम। 80 बाय 540 इंटू 100, 14.81% आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.6 के साथ, डिग्री आ जाएगी। क्योंकि जो 100% है ना, 100% वो 360 डिग्री के बराबर है, तो 1% 3.6 के बराबर होएगा, इसलिए मैंने 3.6 से मल्टीप्लाई करा है। सही है, 53 डिग्री मान लो, राउंड ऑफ कर देते हैं। सही है, अगला एक्साइज पे कितना रेवेन्यू आया, 190 डिवाइड बाय 540 इंटू 100, देख लेते हैं कितना परसेंट आया, 35 आ रहा है, 35% आया, इंटू 3.6 करके डिग्री बन गई 127 डिग्री। हाँ, फिर 160 डिवाइड बाय 540 इंटू 100, पता लगेगा कितना रेवेन्यू इनकम टैक्स से मिला, परसेंट में निकालो, इंटू 3.6 करके वो डिग्री में बन जाएगा 106.6 आ जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स 50 डिग्री आ गया। मिसलेनियस में 35 है, 35 बाय 540 इंटू 100 परसेंट आएगा पहले, इंटू 3.6 करके वो डिग्री आ गया। सही है, और सारी डिग्रीज को जोड़ के क्या बनना चाहिए 360, और सारी परसेंटेज को जोड़ के 100। सही है, सारी डिग्री को जोड़ के क्या बनेगा 360, परसेंटेज को जोड़ के। अच्छा चलो एक बार ये परसेंटेज तो आ गई ना आपको समझ में, बताओ मिसलेनियस पे कितना परसेंट मिला रेवेन्यू, कैसे निकालेंगे, 35 बाय 540 इंटू 100, 6.48%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 के साथ, वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स से कितना रेवेन्यू आया, 75 बाय 540 इंटू 100, 13.8%। इनकम टैक्स से कितना मिला, 160 बाय 540 इंटू 100, कितना 29.62%। एक्साइज से कितना आया, 190 बाय 540 है 35.18%। कस्टम से 14.81%। सही है, ये सारी परसेंटेज को जोड़ के 100 बनना चाहिए, और सारी डिग्री को जोड़ के 360 बनना चाहिए। क्लियर, उसके बाद हम इसको प्लॉट करेंगे ऐसे एंगल के हिसाब से। सही है, सबसे कम एंगल किसका है, मिसलेनियस का, तो मिसलेनियस में सबसे कम एंगल आएगा ये वाला। ये खाली स्पेस किसका है, मिसलेनियस का। ठीक है, उसके इसी तरह से एंगल बना देंगे और वहां पे प्लॉट कर देंगे, ये पर्टिकुलर एंगल चल रहा है, वैसे ही सही रहेगा। अगर कर लोगे ना फिर बाद में एंगल का मेजरमेंट नहीं पता लगना आपको, और नहीं डी थोड़ी लेके जाओगे। सही, यहां तक क्लियर है, डन है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगला पॉइंट जो है
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में खास कुछ नहीं है, बस आपको पहले तो एक एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्वालिटी है, जैसे नेशनैलिटी आ गया, ये सब आ गया है ना, ये सब उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। ये वेरिएबल है, वेरिएबल कैन बी डिस्क्रीट, और ये मैंने सारा एक्सप्लेन करा हुआ है पहले आपको। डिस्क्रीट का भी पता है, कॉन्टिन्यूअस का भी पता है। अब मेन बातों पे आ जाओ। क्लास लिमिट क्या होती है? क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट माइनस, अब आती है क्लास बाउंड्री। अब ये फर्क होता है यहां पे, देखो लिमिट और बाउंड्री में क्या फर्क है। जैसे क्लास है 0 से 1 से 9, फिर है 10 से, तुम ही बोल लो, बोलो बोलो, 1 और 9 में कितना गैप है? यहां 18 आएगा, इसी तरह से चलेगा, या इसको 10 ही कर लो यार, ज्यादा सही रहेगा, एम ही बोंदले रहोगे तुम। 1 से 10 आ गया, 11 से 20 आएगा, 11 से 19 नहीं आएगा, कितना आएगा? 9 का गैप है, ठीक है। 21 से 30 आएगा, 31 से 40 आएगा, 41 से 50 आएगा, बस बहुत है। अब ऐसे ये जो 1 to 10 है, ये 1 to 10 ये है अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट्स। बाउंड्री होता है उसको, इसको ये जो है सीरीज ना, ये इंक्लूसिव है। हमारा टारगेट रहता है हर सीरीज को क्या बनाना है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। अब क्या करेंगे, 0.5 कम करते हैं, 0.5 बढ़ाते हैं, ये जहां तक एक्सटेंड हो रहा है उसको बाउंड्री कहते हैं। जो है वो लिमिट है। अब इसकी लोअर क्लास लिमिट कितनी है? 1, अपर क्लास लिमिट 10। अब इसकी 0.5 से क्या बन जाएगी? अब इसकी अपर क्लास बाउंड्री क्या है? 10.5, लोअर क्लास बाउंड्री 0.5। ये होता है लिमिट को जहां तक आप एक्सटेंड कर सकते हो उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। सही है, क्लियर। एक्चुअल हम किस पे डील करते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज पे। सही है भाई, समझ में आ गया? डन है। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, क्लास बाउंड्री जैसे ये दिया हुआ 0 से 9, 10 से 19, ये सब, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या होएगा? लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2। सही है। ये जैसे हमने यहां पे ये लोअर क्लास लिमिट कितनी थी, इसमें क्या आधा कम किया था ना, वो ये आधा है d/2। सही है। क्या चीज? ठीक है। और अपर क्लास बाउंड्री क्या होगा? अपर क्लास बाउंड्री अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। अपर क्लास लिमिट क्या थी? 10 थी, 10 में 0.5 आप ऐड करोगे, वो अपर क्लास लिमिट बन जाएगी। लिमिट बनेगी, बाउंड्री बनेगी। लिमिट क्या? लिमिट बताओ इसकी, बताओ लोअर क्लास लिमिट। और भाई साहब हेलो, पढ़ना तो बैठो, नहीं फिर आवाज ना है तुम्हारी, बस इधर देखो, बस डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री 30.5, अपर क्लास बाउंड्री 40.5। क्लियर। तो ये चीज, इनमें फर्क होता है बाउंड्रीज में। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू अपर क्लास लोअर क्लास डिवाइड बाय 2 भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, डिपेंड करेगा, हमेशा नहीं होता। अच्छा चेक करो एक बार, इसमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, क्या बनेगा? 1 प्लस 5.5 आ गया, 5.5 आएगा। इसका निकालना जरा एक बार मिड पॉइंट, ना 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 ध्यान से, 0.5 प्लस 10.5 डिवाइड बाय, यहां से भी कितना आ रहा है? 5.5। इसमें तो दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं, कईयों में सिर्फ एक ही लगेगा, वो भी दिखाता हूं अभी। जैसे ये है, विड्थ निकालना है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल अगर मैं यहां से देख रहा हूं इस वाले से, क्लास इंटरवल कितना आ रहा है? 9। यहां से देख रहे हो 10,
तो क्लास इंटरवल हमेशा बाउंड्री से देखना है, सही है, क्लास लिमिट से नहीं देखना, किससे देखना है, बाउंड्री से। तो ये क्या बनेगा, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मतलब एक क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही है, सही है, हाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो क्लास ज्यादा डेंस है, अगर क्लास साइज बराबर है, सही है, जैसे क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, ठीक है, क्लियर। मान लो अलग अलग क्लासेस हैं, एक क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है, अगले की 20 है, कौन सी ज्यादा डेंस है, 20 वाली। जैसे इतना स्पेस है, इसमें लड़ियां लगानी है, लड़ियां अगर आप ज्यादा गैप देके लगा रहे हो कम डेंस होंगी, कम कम गैप देके लगा रहे हो ज्यादा डेंस होंगी। अगर नंबर ऑफ लड़ियां ज्यादा है डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ लड़ियां कम है डेंसिटी कम है, सही है, क्लियर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो क्लास साइज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस क्लास फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 10 और 5। रिलेटिव निकालना है, इसमें 2 बंदे फॉल कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल कितनी है 25, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सही है। ये 3/25 रिलेटिव आ गई, 5/25 ये रिलेटिव आ गई, 10/25 ये रिलेटिव आ गई, 5/25 ये रिलेटिव आ गई, सही है। मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज आ जाएगा, क्लियर। ये जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है ये कैसे निकलती है, रिलेटिव को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्या बन जाएगा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, सही है, जो भी आ रहे हैं भाई, डन है, क्लियर है। अब इस पे बताओ डेंसिटी कौन सी क्लास की सबसे ज्यादा है, 30 से 40, ये क्लास ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू अदर क्लासेस, सही है, क्योंकि इसमें कितने बंदे हैं, 10 बंदे बैठेंगे तो ज्यादा डेंस होएगा, क्योंकि ये स्पेस तो 10 है सबके पास, ये 10 स्पेस में 10 लड़ियां डाल रखी हैं आपने, बाकी इसमें 5-5 लड़ियां हैं, तो कम डेंसिटी हो जाएगी उसकी, ठीक है भाई, सही है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 3 है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और जाइव्स। हिस्टोग्राम पता है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, इसको बार डायग्राम कहते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स कहते हैं, नहीं कहते, हिस्टोग्राम को कहते हैं, क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ दोनों क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। और हिस्टोग्राम क्या निकालने के काम आते हैं, मोड निकालने के काम आते हैं, क्लियर है। मोड निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, हिस्टोग्राम। अब जैसे ये डेटा दिया हुआ है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, नीचे 0, ये 10, ये 20, ऐसे बनाएंगे, ऊपर फ्रीक्वेंसी, जैसे 0 से 10 में 8 हो गया, ये 8 का मार्क लग गया, 10 से 20 में 19 हो गया, यहां पे ऐसे ये 19 का मार्क लग जाएगा, ये मार्क 19 का है, ठीक है। फिर 25 का मार्क लग जाएगा थोड़ा सा ऊपर, ये 25 का मार्क हो गया, ये पूरा क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम, सही है भाई, क्लियर है। हिस्टोग्राम से मोड निकलता है, मोड कैसे निकलता है, हाईएस्ट कितना है, 66, सही है। अच्छा चलो इसका डेटा का बताओ मोड निकाल के देखते हैं कितना आता है तुम्हें, निकालो।
56.92। अच्छा, इसमें मिडल पॉइंट कितना आएगा? 55 आएगा ना। तो या तो मोड आएगा 50 से 55 में, या मोड आएगा 55 से 60 में। किधर बंदे ज्यादा हैं? राइट में। तो मोड आपका इस क्लास में आएगा। सही है। इसमें गैप 18, इसका गैप 8, तो 9:4 में पूरा क्लास डिवाइड होएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 9/13, फिर 10 मल्टीप्लाई 4/13। करो कितना कितना आ रहा? ऊपर वाला 6.92, नीचे वाला चलो 6 पॉइंट कितना आया था? 50 में जोड़ दो। 50 + 6 पॉइंट, तो ये बनेगा 56 पॉइंट। ये हमारा मोड आएगा। सही है, क्लियर। नेक्स्ट, ये हिस्टोग्राम इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब देखो इसमें क्लास इंटरवल अनइक्वल है। पढ़ो कैसे। ये देखो 5 है, ये इसको बराबर बना दो, इसकी 2 क्लासेस क्रिएट कर दो, 5 से 10, 10 से 15। फ्रीक्वेंसी बराबर बांटो, 9 9 9 9। फिर ये 5 है, 5 है, 5 है, ये 15 है। 3 क्लासेस बनेंगी, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। 3 हिस्सों में बांटो, 10 10 10। बाकी सब बराबर है, इक्वल में बट गया। अब इसका हिस्टोग्राम बना दो। सही है, बराबर बट गया ना। अब हिस्टोग्राम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। डन है, क्लियर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम ही होता है। देखो ये आपने हिस्टोग्राम बनाया, 0 से 10 में 7 है, ये मार्किंग लगी हुई है 7 पे। 10 से 20 में 15, उसके बाद 25, 34, ये पूरा हिस्टोग्राम बना दिया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अच्छा एक चीज और सुनो, ये हाईएस्ट कहां पे है? 50 है ना। ग्राफिकली मोड कैसे निकलता है? इसका जो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाला, इसको ज्वाइन करते हैं इस वाले से, इसको ज्वाइन करते हैं इसके इस वाले पॉइंट से। ये जहां पे मिले हैं इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये जहां पे एक्स एक्सिस को मिलेंगे वही क्या होता है? मोड होता है। जो भी आएगा वो आपका मोड हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया? डन है। अब करेंगे क्या? ये तो मैंने वैसे मोड निकालने का तरीका बता दिया। अब करेंगे क्या? सबके मिड पॉइंट ज्वाइन करा दो, सबके मिड पॉइंट ज्वाइन करा के, जैसे ये है, ये मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया, ये मिड पॉइंट है, ये सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा के ये वाला बन गया। लाइंस बनाते रहो, और इसको एक्स एक्सिस पे मिलाने के लिए ये क्लास कौन सी है? 90 से 10 वाली है ना। 100 से 110 हाइपोथेटिकल क्लास बना के उसका मिड पॉइंट कितना आएगा? 105। 105 पे आ गया। सिमिलरली 0 से इधर कितना जाएगा? -10, इसका मिड पॉइंट -5। इसको ज्वाइन करा के क्लोज करने के लिए क्या बना दिया? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जितना एरिया हिस्टोग्राम के अंडर है उतना ही एरिया इसके अंडर आएगा। इसमें ना शेप पता लग जाती है कि ग्राफ की शेप कैसी है। हिस्टोग्राम में क्लियर शेप नहीं पता लगती। सही है, ये थोड़ा तीखे से है ना, तो शेप बता देंगे। हिस्टोग्राम थोड़े मोटे हैं, वो शेप नहीं बता पाएंगे। सही है, प्रॉपर शेप नहीं पता लग रही हिस्टोग्राम से। ये बड़े तीखे से शेप बता देंगे कि किस यू शेप है, या जे शेप है, वी शेप है, कैसा शेप है। पॉलीगन का पर्पस यही है कि आपको शेप पता लग जाएगी ग्राफ की, कि किस शेप का डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। सही है भाई, क्लियर? डन है। कैसे बनाते हैं? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके,
और एक हाइपोथेटिकल क्लास बनती है जीरो फ्रीक्वेंसी वाली, कौन सी? 100 से 110 जीरो फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ मिड, ये देखो ये कोई इसमें सरफेस ऊपर को नहीं ना है, 100 से 110 की फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो, उसका मिड पॉइंट लिया 105, उसको ज्वाइन करा दिया। एक जीरो फ्रीक्वेंसी वाली लेफ्ट में बनी है, कौन सी? -10 से जीरो, उसका मिड पॉइंट उसकी जीरो फ्रीक्वेंसी है, बना के ज्वाइन करा दिया, ये सारे मिड पॉइंट हो गए। इसमें लिखा हुआ है इट इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टॉप ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, ठीक है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टिंग बाय, ये देखो लिखा हुआ है मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास ऑन एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। उसके बाद बोथ साइड्स को एक्सटेंड किया जाता है एक्स एक्सिस पे, मिड पॉइंट ऑफ इमीडिएट लोअर और हायर इमेजिन्ड क्लास ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी। इमेजिन्ड क्लास कौन सी है? 100 से 110 वाली और 0 से -10 वाली, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा गया है। ये एरिया बराबर करने के लिए किया गया, ठीक है, उसको क्लोज करने के लिए किया गया है ताकि उसका एरिया निकाल पाओ। क्लियर? और टोटल एरिया हिस्टोग्राम का है उतना ही किसका है? पॉलीगन का। मतलब जितना ये बार से एरिया कवर करेंगे उतना ही कौन कवर करेगा? ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। समझ आ गया? बनाने का तरीका क्लियर है। मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे और एंड किनारे मिला दोगे, क्लोज फिगर बन जाएगी, उसका एरिया निकलेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो बचा है ओजाइव, मैंने आपको पहले बता ही रखा है, ये कौन सा है? ये देखो, चलो एक काम करो, इसका लेस देन ओजाइव बनाओ, रफ कॉपी में करो ट्राई एक बार। हाँ जी, पहले लेस देन 10 हो जाएगा, 4, लेस देन 20 में 10, लेस देन 30 में 20, लेस देन 40 में 30, 50 में 55, 60 में 70 में 80 में, सही है। ये सारे पॉइंट यहां पे बनाओगे। पहला पॉइंट बनेगा 10,4, ये अगला 20,10, ये रहा। इससे बनाओगे पॉइंट 30,20, ये रहा। फिर 40,30, ये रहा। फिर 50,55, ये रहा। 60,77, ये रहा। 70,95, ये रहा। 80,100, ये ऊपर वाला पॉइंट है। सबको ज्वाइन करेंगे, ये लेस देन ओजाइव आ गया, ठीक है। ऐसी मोर देन ओजाइव बन जाएगा। इसका मोर देन बनाओ, कैसे बनेगा? मोर देन, इसमें सारे ऐड हो जाएंगे क्योंकि सारे जीरो से बड़े हैं। फिर मोर देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 से ऊपर 5। इसका ग्राफ बनाना पीछे से शुरू करना है। 5, यहां 23, यहां 39, 70, 80, 90, 96, 100। अब पॉइंट बनेंगे 0,100, ये शुरू हो रहा है। फिर बनेगा 10,96, ये आ रहा है। 20,90, ये आ रहा है। 30,80, ये आ रहा है। पॉइंट बना दिए सारे, ज्वाइन करा दिया, ये क्या बन जाएगा? मोर देन ओजाइव। और जहां पे मोर देन और लेस देन ओजाइव मिलते हैं वो पॉइंट क्या होता है? मीडियन। ये कौन सा पॉइंट है? मीडियन है, सही है भाई। जहां पे मोर देन लेस देन ओजाइव मिलेंगे उस पॉइंट का नाम क्या है? मीडियन। क्लियर? ये ओजाइव कैसे बनते हैं समझ आ गया होगा। फिर फ्रीक्वेंसी कर्व 4 तरह के होते हैं। पहला बेल शेप कर्व, इसके ऊपर अब की बार पेपर में सवाल आया हुआ है। बेल शेप ऐसा कर्व होता है, इसमें क्या होता है? किनारों पे ना बड़ा कम वॉल्यूम होता है,
सबसे ज्यादा कहां पे आता है फ्रीक्वेंसी? मीन पे। और मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप होती है। बेल शेप जैसे वेट है, वेट 1 क्विंटल से ज्यादा लोग बड़े कम है, 40 किलो से कम लोग बड़े कम है। मेजॉरिटी वेट कौन सा है? 60, 70, 75, ये मेजॉरिटी वेट है। सही है, क्लियर है, डन। अब ये जैसे मैं बात करूं हाइट की, हाइट की बात कर लो, 4 फुट से कम लोग बड़े कम है। बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, एडल्ट्स की बात कर रहा हूं। 4 फुट से कम बड़े रेयर होंगे, 7 फुट से ऊपर बड़े कम होंगे। सही, तो एवरेज मेजॉरिटी कहां पे फॉल कर रही है? 5 से 6, 6.5 के बीच में। क्लियर, मेजॉरिटी अगर मीन पे आएगी वो बेल शेप बनेगा। क्लियर। इंडिया में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? बेल शेप है। क्यों? मिडिल क्लास मेजॉरिटी है, जो मैक्सिमम रिच बंदे हैं वो बड़े कम है, ये टॉप रिच बंदे बड़े कम है, और बिलो पॉवर्टी भी बड़े कम है। मैक्सिमम बंदे कौन से हैं? मिडिल क्लास। सही है, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा? बेल शेप। बेल शेप में कम फ्रीक्वेंसी कहां पे होती है? एक्सट्रीम पे, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट पे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे होती है? सेंटर पे, मीन पे। इसको बेल शेप कर्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यू शेप कर्व, ये इसका बिल्कुल पुट्ठा है। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे है? एक्सट्रीम पे, मिनिमम मीन पे। इसको यू शेप कर्व कहते हैं। क्लियर। इसके बहुत रेयर केसेस होते हैं जो मीन पे मेजॉरिटी दिखाएंगे। सही। जे शेप क्या होता है? जे शेप, फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुई कम से, बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, कभी कमी नहीं हुई, इसको जे शेप कहते हैं। लिखा हुआ है देखो, जे शेप स्टार्ट्स विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी देन ग्रेजुअली रीचेज इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बस, कभी नीचे आने का नाम नहीं है इसके पास। ठीक है। मिक्स्ड कर्व, इसकी कोई कहानी नहीं है, कई कर्व्स का मिक्सचर है। जैसे ये देखो, यहां पे ये कैसा शेप है? अगर चल पड़ पे, यहां से ये कैसा शेप है? जे शेप है, बन गया। अगर ये देखा जाए, बेल शेप भी आ रहा है, बेल शेप भी आ रहा है कुछ कुछ, है ना। ये कैसा है? बेल शेप है, मतलब ये मिक्सचर है कई कर्व्स का, उसको मिक्स कर्व कहते हैं। ठीक है। कौन कौन से कर्व है बताओ जल्दी। पहला, पहला बेल शेप है, और 90% बेल शेप ही होते हैं। कोई सा एग्जांपल आप ले लो, बेल शेप हमेशा कौन सा फॉलो करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है? 50% एरिया राइट ऑफ द मीन, 50% एरिया लेफ्ट ऑफ द मीन। वो किस में है? बेल शेप में है। बेल शेप की फ्रीक्वेंसी कम कहां पे? मैक्सिमम कहां पे? यू शेप कर्व, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे मिनिमम। जे शेप, स्टार्ट मिनिमम, बढ़ी जाएगा बस, कभी कमी नहीं होगा। सही है। मिक्स कर्व में कई कर्व्स का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है जी, ये चैप्टर अपना कंप्लीट है। मैं अब आपको पहले क्वेश्चन बैंक करा दूं जो जरूरी है। एक मिनट रुको। ओए, ओए, सर कहता भाई की टाका मार
किसे क्या कर दिया? चलो चलो भाई जल्दी से ना इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं 10 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंच वर्ड क्या था? महारानी थी ना यहाँ की, महारानी क्यों था, ये स्टेटमेंट गलत है। इटली का क्या था? इटली का पास्ता, सही है ये। स्टैटिस्टा, सही है। अगर टैबुलेशन मेथड में कोई सोर्स है डेटा का, कहां पे लिखते हैं? फुट नोट में, सही है। डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसीडर्ड फॉर, सब डिवाइडेड बार मैंने बताया था वेरियस कंपोनेंट करने के लिए रिलेट, सही है, सही है। कंपेयरिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, रिलेटिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द होल, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। एक वेरिएबल के कंपोनेंट थे अलग अलग, एक वेरिएबल के थे ना, तो ए ऑप्शन ही तो आएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय टोटल, कभी ये आपका नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, तो इसका 0 और 1 आएगा, सही है। नेक्स्ट, ग्राफिकल कॉम्युलेटिव का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? ऑजाइव, सही है, क्लियर है। टेबल के कितने पार्ट होते हैं? 5, बताओ। बॉक्स हेड, कैप्शन, स्टब, बॉडी, टाइटल, 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 ठीक है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, उसको क्लास डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा सीरीज को कंपेयर करना है तो क्या करेंगे? मल्टीपल बार चार्ट। मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज वुड एवर बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि वो लोअर लिमिट को और पीछे खींच देता है, एक्सट्रीम आता है अपर को और आगे ले जाता है, तो वो बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। अच्छा बताओ, लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? लोअर क्लास लिमिट की लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट को और पीछे ले जाते हो तो उसकी लोअर लिमिट को क्या कहते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री, समझ आ गया। मीडियन कहां से मिलता है? ऑजाइव से। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं? कल बताया था, जब सामने वाला बंदा आपको जानकारी नहीं दे रहा। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। कॉलम्स की हेडिंग को क्या कहा जाता है? कैप्शन। रोज की स्टब। सेकेंडरी डेटा के इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं? इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट। इंटरनेशनल में कोई एग्जांपल? IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO। गवर्नमेंट सोर्सेज में RBI है, SBI, RBI, SBI का डेटा भी RBI के पास ही है, से भी कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ना आपने क्लास लेंथ बनानी है 5-5 की। कितनी क्लासेस बनेंगी? ये कैसे बनाओगे? लो हाईएस्ट कितना है? 70-80 है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय 5, ये कितना आ रहा है? 7.8 आ रहा है। अप्रोक्स 8 क्लासेस बनेंगी। कैसे बनेंगी? 40 है, 41 से शुरू कर लेते हैं। 8-8 का इंटरवल बना देना आप, ठीक है। 8-8 का इंटरवल बना के, सॉरी 5-5 का, जैसे 41 से 46, 46 से 51, 51 से 56, ऐसे कितनी क्लासेस बनेंगी? 8 बनेंगी, सही है, क्लियर। क्वेश्चन 20, क्या ये पहला स्टैटिस्टिकल डेटा है? कारण एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, गलत है ये। बी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सभी की क्या है? हाइट है, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर है, होमोजीनियस है, यस। सी क्यों नहीं है?
एग्रीगेट तो है, ये होमोजीनियस नहीं है, एक की हाइट है एक का वेट है, कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, सही है। डी क्यू नहीं है, न्यूमेरिकली वो नहीं है एक्सप्रेस, न्यूमेरिकल फिगर होना चाहिए ना, डन है। मिड वैल्यूज को क्या कहते हैं? क्लास मार्क। मिड वैल्यू को क्या कहते हैं? क्लास मार्क। लेस देन और मोर देन ओजाइव जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट का नाम मीडियन है। नेशनैलिटी क्या है? एट्रीब्यूट है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, क्या है? एट्रीब्यूट। पढ़ो, क्लासिफिकेशन में कौन से रूल होने चाहिए? एज फार एज पॉसिबल क्लासेस की विड्थ सेम होनी चाहिए, सही है, होना चाहिए ऐसा। हमने हिस्टोग्राम में करा तो था, 3 क्लासेस में बना दिया बराबर बराबर फ्रीक्वेंसी देके, ठीक है। क्लासेस शुड बी एग्जॉस्टिव, मतलब अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अनएम्बिग्यूअसली डिफाइंड, यस, सारी पैरामीटर होने चाहिए, डी ऑप्शन। हिस्टोग्राम से क्या पता लगता है? मोड, सही है। क्वेश्चन 26, एक फैमिली के मंथली एक्सपेंडिचर बनाने हैं, क्या बनाएंगे? पाई चार्ट, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, उसी की जानकारी आ रही है अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है। डेटा इंटरनेट से लिया गया है, सेकेंडरी डेटा। क्रोनोलॉजिकल किसके बेसिस पे होती है? टाइम के बेसिस पे। स्टैटिस्टिकल सिंगुलर सेंस भी होता है, प्लूरल भी होता है। प्लूरल सेंस में डेटा होता है, सिंगुलर सेंस में प्रोसेस को नाम दिया गया जिससे आप ये काम कर रहे हो, सही है। ईदर ए और बी। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, हर जगह पे काम आती है, ऑल ऑफ दीज। एट्रीब्यूट क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। एनुअल इनकम क्या है? ना ना, इनकम कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? कॉन्टिन्यूअस है, इनकम पॉइंटों में हो सकती है। मार्क्स डिस्क्रीट, जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तक डिस्क्रीट है। ये ना आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं है, इसलिए डिस्क्रीट है। नेगेटिव मार्किंग होगी तो ही बनेंगे ना पॉइंट। भाई बिना, मेरी बात सुनो, बिना नेगेटिव मार्किंग के कहां से हो जाएंगे? एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू पेपर है, ये तो स्टैट्स में लेके चल रहे हैं ना, यहां पे टर्म्स कंडीशंस अप्लाई है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट। ड्रिंकिंग हैबिट क्या है? एट्रीब्यूट है। मल्टीपल एक्सिस कब कंसीडर किया जाता है? ना ना ना, मल्टीपल एक्सिस 2 एक्सिस बनाते हो जब डिफरेंट यूनिट होती हैं, सही है। यूनिट ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट, बी ऑप्शन। हॉरिजॉन्टल किसके लिए आता है? क्वालिटेटिव नहीं, हॉरिजॉन्टल सॉरी, हाँ क्वालिटेटिव के लिए। वर्टिकल किसके लिए आता है? क्वांटिटेटिव के लिए। पाई डायग्राम कब आता है? कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, सही है। डिटेल्स किस में दिखाई जाती हैं? चार्ट्स में, टैबुलर में? किस में? टैबुलर में आती हैं डिटेल्स, तो चार्ट्स में तो प्रॉपर आएंगी नहीं। आपको कोई फिगर लिखनी है 14.576 एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं, बड़ा औखा होएगा, ठीक है। बस ठीक है, बाकी एक बार देख लेना। ये नेचुरल कैलमिटी में क्या लगता है? पर्सनल इंटरव्यू। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के तरीके सारे ही हैं, ऑब्जर्वेशन भी है, इंटरव्यू भी है, क्वेश्चनएयर भी है। रेल एक्सीडेंट में इनडायरेक्ट इंटरव्यू है ना, उन बंदों से थोड़ी पूछोगे उठा उठा के। वाइडेस्ट कवरेज टेलीफोनिक में है जी, हाँ। नॉन रिस्पॉन्सेज किसमें ज्यादा होते हैं? मेल्ड क्वेश्चनएयर में। कंसिस्टेंसी चेक कैसे होती है? कंसिस्टेंसी चेक कब करना होता है? स्क्रूटनी में होता है, कब करते हैं? जब 2 या उससे ज्यादा सीरीज दे रखी है तब हमें चेक करना पड़ता है सही है गलत है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का बेस्ट मेथड कौन सा है? टैबुलर है। अट्रैक्टिव मेथड कौन सा है? डायग्रामेटिक। अट्रैक्टिव डायग्रामेटिक है। और प्रेजेंटेशन का बेस्ट कौन सा? टैबुलर, क्योंकि उसमें फिगर ना लिख सकते हो आप,
टेबल बनाना है, स्पेस भी कम लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, जल्दी करो, 15-20 क्वेश्चन निबेड़े। कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व कौन सा होता है? बेल शेप, ये ज्यादा यूज होता है। बेल शेप में क्या होता है? कॉर्नर में लो फ्रीक्वेंसी, मीन पे हाई फ्रीक्वेंसी। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब 50% एरिया ऑन द लेफ्ट ऑफ मीन, 50% ऑन द राइट ऑफ मीन। तो मैक्सिमम कर्व्स कैसे होते हैं? बेल शेप। 74, एंगल का डिफरेंस बताना है। सबसे लो कहां पे है? 12। पहले इसकी परसेंटेज निकाल लो, कल बताया था ये। 12 डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर 90, 90 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आ रहा है? 13.33। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 के साथ, डिग्री आ जाएगी 47.9 डिग्री। ये लोएस्ट वाले की है। हाईएस्ट वाले की आएगी 35। 35 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, करो कितना परसेंट आ रहा है? हाँ जी, 38 पॉइंट। परसेंटेज कितनी आएगी? 35/90 इंटू 100, 38.8 मल्टीप्लाई 3.6, 139.9 डिग्री। इनका डिफरेंस बताना है, दोनों को माइनस करा दो। हाँ जी, ये डिग्रीज में करने के लिए जो 100% होता है ना, ये पाई चार्ट में 360 डिग्री के बराबर होता है। तो जो अपना 1% है वो 3.6 डिग्रीज होएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 92 डिग्री आ रहा है, डी ऑप्शन आएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट्स अकर्ड? 3 या उससे कम। 3 या उससे कम में ये और ये जोड़ देंगे, जोड़ दो इन्हें। 87 आ रहा है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, सही है। सिंपल ही है कुछ तो। 77 है। कितने बच्चों के मार्क्स 30 से ज्यादा हैं? बिलो 10। बिलो 10 में क्या आएगा इसका क्लास मार्क? 0 से 10। इसका 0 से 20। बिलो 20 में 0 से 20 है। फिर बिलो 30 में 0 से, ये 0 से 40, ये 0 से, तो ये फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें 30 से ज्यादा चाहिए। 30 से ज्यादा में कौन कौन से आएंगे? अच्छा पहले बताओ, 0 से 40 में 0 से 30 है और 30 से 40 है, ऐसी कुछ है। इन दो, इसमें से ये माइनस करा दो। 0 से 30 वाला कितना है? 65। तो 84 में से 65 निकाल दो, क्या रह गया? 19। तो 19 कौन सा है? 30 से 40 वाला, सही है। अब 0 से 50 में 0 से 30 वाला भी है, 30 से 40 वाला भी है, 40 से 50 वाला भी है। 0 से 30 वाला कितना है? 65। 30 से 40 वाला 19, 40 से 50 वाला टोटल 100 है, सही है। 100 में ये दोनों जोड़ो, 100 में से निकाल दो, 16 रहेगा, 16 आएगा, क्लियर। तो 30 से ऊपर कितने हैं? एक तो 30 से 40 वाले 19 हैं, एक 40 से 50 वाले 16 हैं, 19 और 16 35 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। भाई क्लियर है, समझ में आ गया, डन है, क्लियर है ना ये। अगले पे आओ। व्हेन ऑल क्लासेस हैव कॉमन विड्थ, कॉमन विड्थ में क्या यूज करते हैं? हिस्टोग्राम।
कॉमन विड्थ, पाई चार्ट में तो विड्थ का कोई सवाल ही नहीं होता है ना, क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए जरूर, क्योंकि मिड पॉइंट ज्वाइन करते होते हैं ना, वो मिड पॉइंट तभी प्रॉपर ज्वाइन होंगे अगर विड्थ सेम है, अदरवाइज मिड पॉइंट आगे पीछे हो जाएंगे उसके। सही है। आइडिया कहां से मिलता है शेप का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, क्योंकि मैंने बताया था तिखे से होते हैं, शेप बता देते हैं, हिस्टोग्राम मोटे से होते हैं, शेप नहीं पता लगती इनकी। ठीक है। ओजाइव क्या है, ओजाइव लाइन डायग्राम है। ठीक है, लाइंस बनाते हो ना ओजाइव में, मोर देन लेस देन में। अनइक्वल विड्थ ऑफ क्लासेस को डिफिकल्टी नहीं क्रिएट करती, किस में, हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम बना सकते हो, बट अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना उसमें बराबर विड्थ चाहिए होगी। ठीक है। वर्टिकल बार चार्ट समवट अपीयर्स लाइक हिस्टोग्राम, वर्टिकल बार चार्ट वो हिस्टोग्राम की तरह दिखते हैं ना हमें। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है, मिड पॉइंट होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव क्लास मार्क होता है, उसे क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन अ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऐसी होता है, क्लासेस विद जीरो फ्रीक्वेंसी नेल क्लास। ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रीक्वेंसी जरूरी है क्लासेस क्या हो, अलग अलग हो, मतलब आपस में ओवरलैपिंग ना हो, तभी पता कर पाएंगे। अलग अलग मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सही है। जब वैल्यू मिडल में पड़ती है उसको क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं, मिड वैल्यू नहीं कहते, क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज प्रेफरेबल टू हैव क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ। हिस्टोग्राम फिर भी बन जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बनता, उसके लिए प्रॉपर इक्वल विड्थ हमें चाहिए होगी। ठीक है। अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास कोइंसाइड विद लोअर बाउंड्री ऑफ नेक्स्ट क्लास। सही है, पक्का। ये किस में नहीं आता, इंक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में तो आता है, इंक्लूसिव में आता है। ये इंक्लूसिव कैसे होती है, 0 से 9 फिर 10 से, ऐसे होती है ना, इसमें तो नहीं ना ओवरलैप किया, तो ये फॉल्स भी है, ये ट्रू भी है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये अगर तो कहेगा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव में तो ठीक है, 0 से 10 फिर अगला 10 से 20, 20 से 30, इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं, उसमें तो ठीक है, इंक्लूसिव में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, मतलब दोनों आ सकते हैं, है ना, ट्रू भी आएगा फॉल्स भी आएगा, बोथ ही आएंगे फिर तो। ठीक है। नेक्स्ट, लोअर एक्सट्रीम पॉइंट को क्या कहा जाता है, लोअर क्लास लिमिट नहीं कहते, लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं। लोअर क्लास लिमिट को और एक्सटेंड कर देते हो, वो क्या बन जाती है, लोअर क्लास बाउंड्री। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पॉइंट कौन है, लोअर क्लास बाउंड्री, एक्सट्रीम राइट वाला अपर क्लास बाउंड्री। लिमिट तो वो है जो दे रखी है, उनको एक्सटेंड करके जो खींचते हो आप, वो बाउंड्री बन जाती है। ठीक है भाई, सही है। 99, मिड वैल्यू है, सी ऑप्शन। इसको पहले कॉन्टिन्यूअस बनाओ, क्या बनेगा, 0.5 नहीं, माइनस 0.5 से 19.5, यही आएगा। इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, कर लो कितना आएगा,
मिड पॉइंट 10 आ रहा है, 9.5 आ रहा है, 10 आ रहा है। ये कितना गैप कितना है इसमें, 19.5 और -0.5 में 20 का गैप है ना, 20 का आधा, इसमें 10 जोड़ दो, -0.5 + 10 कितना आ जाएगा, 9.5 आएगा, 9.5 आएगा, सी ऑप्शन। ये बताओ ये क्लास इंटरवल कितने का हो जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज मत करो, इसको ढूंढो, इसका बनेगा 19.5 से 39.5 बनेगा। क्लास इंटरवल कितने का है, 20 का है ना, 20 का बन गया, 20 का आधा कितना होता है, तो क्लास मार्क +10 पे आएगा, इसमें +10 कर दो सीधा, बस काम खत्म। ऐसे कर लो, अगर नहीं क्लियर हुआ सही है भाई, डन है। नेक्स्ट, अच्छा ये बताओ 103, 5-year प्लान आउटले ऑफ इंडिया इन डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स, कौन सा चार्ट यूज होएगा। इकोनॉमी के कई सेक्टर हैं, उसके बारे में हमें बताना है। पाई चार्ट, पाई डायग्राम क्या होता है, एक चीज के कई कंपोनेंट को स्टडी करने के काम आता है ये, ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गया, ये भी हो गया। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, सेकेंडरी डेटा, रिलीजन से डेटा कलेक्ट करा है आपने कि कहां से करा है, सेंसस रिपोर्ट से, सेकेंडरी डेटा। मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे हैं, दोनों हैं, टेक्चुअल भी, और अब की बार ना पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है फॉर मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी रिकमेंडेड। टेक्चुअल, मैनीफोल्ड क्या होता है, मैनीफोल्ड कई चीजें कंपेयर करनी है, मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई पैरामीटर कंपेयर करने हैं, तो उसके लिए टेक्सुअल नहीं काम आएगी, कौन सी आएगी, टैबुलर आएगी या ग्राफिकल आएगी। ग्राफिकल में लाइन से भी तो कंपेयर हो जाते हैं कि लाइन ऊपर नीचे है कि नहीं है, सिर्फ किस में नहीं कंपेयर होता, टेक्सुअल में। आंसर इसका टेक्सुअल प्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है। एक और पूछा हुआ है, द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश इन विच maximum frequency is at the central point, frequency decreases when one moves away from the center either on the left or on the right, बेल शेप। एक ही आंसर है इसका। एक क्वेश्चन और है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज एन एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज कैसे होंगे, डिस्क्रीट ही तो होंगे, कॉन्टिन्यूअस थोड़ी होंगे, आधे बच्चे भी होते हैं 11.5 12.5 होंगे ऐसे, वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं जो पॉइंटों में आ जाए, ठीक है। ये ऐसे हो गया, डन है। ये 3 क्वेश्चन ये आए थे, एक आधा क्वेश्चन और है शायद इसी के ऊपर। एक ये है, एक इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया, मैं बोल ही देता हूं सुन लेना। एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन सैलरीज रिसीव्ड बाय 1000 persons. From this data, data on women are extracted. Now this data is called primary data, secondary data. सेकेंडरी, इकट्ठे करे हुए डेटा से कुछ और आ रहा है वो सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है। ये आ गया। एक और क्वेश्चन है, 2 सेल पर्सन्स प्रेजेंट देयर नंबर ऑफ सेल्स पर वीक फॉर अ मंथ। 2 सेलमैन है, उन्होंने अपनी सेल दिखाई हर वीक की, 1 महीने के लिए। इसके लिए कौन सा सही है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ओजाइव, एडजेसेंट बार चार्ट। हिस्टोग्राम क्या कब काम आता है, फ्रीक्वेंसीज वगैरह में काम आता है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व है। अब ये 2 बंदे अपनी सेल दिखाना चाह रहे हैं हर वीक की, 1 महीने के लिए, कौन सा चार्ट आएगा इसमें। देखो हिस्टोग्राम में लेंथ और विड्थ दोनों सिग्निफिकेंट है ना, इसमें बताओ मुझे क्या लेंथ सिग्निफिकेंट है विड्थ, या दोनों। एक बंदे ने अपनी सेल का डेटा दिखाना है तो सिर्फ सेल का डेटा ही सिग्निफिकेंट है ना, वीक थोड़ी सिग्निफिकेंट है। वो बंदा क्या करेगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, महीना पूरा हो गया। वीक 1 में क्या विड्थ मैटर कर रही है ना, ये मतलब 1D है, 1D में वही लगेंगे, बार चार्ट लगेगा, लाइन चार्ट लगेगा,
समझ आई कहानी? क्लियर? क्योंकि इसमें इंटरवल मैटर नहीं ना कर रहा, नीचे वाला डेटा तो वीक का है, इसमें बट दो है, तो कौन सा लगेगा? एडजेसेंट बार चार्ट। एडजेसेंट बार चार्ट कौन से होते हैं? या मल्टीपल बार चार्ट कह दो उसे, मल्टीपल बार चार्ट भी होता है। एडजेसेंट बार चार्ट एक ही बात है, मतलब साथ साथ में दिखा देंगे, पहले बंदे का दूसरे बंदे का, वीक 1 खत्म, दूसरे बंदे पहले बंदे का दूसरे बंदे का, वीक 2 खत्म, ऐसे दिखाएंगे ताकि कंपैरिजन अच्छे से हो पाए। ये 1D है, 1D में क्या लगता है? लाइन चार्ट या बार चार्ट। क्लियर? ये हिस्टोग्राम यूज होता है 2D के लिए, जहां पे 0 से 10, 0 से 10 से 20 भी मैटर करेगा। ठीक है भाई, डन है? क्लियर? ये 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं, ये समझ आ गया होगा सारा? डन है? क्वेश्चन 1, फ्रीक्वेंसी कर्व्स कितने होते हैं? 4। बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स्ड कर्व। जे शेप starts with minimum frequency goes to maximum frequency. अपर क्लास बाउंड्री क्या होता है? अपर लिमिट टू अपर क्लास लिमिट, पता है ना? अपर क्लास लिमिट में 0.5 जोड़ के अपर क्लास बाउंड्री बन जाती है। ठीक है? टेलीमार्क क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ना टेलीमार्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2 लिखना है ऐसे कर लो, फ्रीक्वेंसी 4 है, 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी 5 है, ऐसे क्रॉस कर देते हैं बीच में। ठीक है? क्वेश्चन 151, डेटा आर सेड टू बी डैश इफ इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 153, बताइए। ये थोड़ा डेटा की स्टडी करनी पड़ेगी, इसके लिए करो स्टडी। दो 200 एम्प्लॉयज हैं, इसको ना ऐसे लिख लो, 200 मैरिड कितने हैं? 150 अनमैरिड, ऐसे लिख लिया करो, ज्यादा सही होएगा। अनमैरिड। टोटल मेल एम्प्लॉय कितने हैं? 160 है। अब 200 मेल है 160, तो फीमेल्स 40, इसमें से 120 मैरिड है, मेल मैरिड, तो मतलब टोटल मैरिड 150 थे, तो मतलब 30 फीमेल मैरिड होंगी, ऑब्वियसली। सही है? आगे बताओ डेटा और क्या रह गया? 40 मेल अनमैरिड, 10 फीमेल अनमैरिड। हमें बताना फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉयज 10 आंसर। क्लियर भाई? सही है? डन है? अगर इसमें कुछ भी पूछ लें आपसे, इसमें आपसे पूछेंगे फीमेल मैरिड एम्प्लॉयज 30 है, मेल अनमैरिड एम्प्लॉयज 40, बस इस तरह से डेटा छांटना है। ठीक है? डन है? क्वेश्चन 157, सेपरेटिंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड ग्रुपिंग देम इनटू वेरियस क्लासेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है? A graph that uses vertical bars to represent data is called bar graph। बार ग्राफ होता है ना ये। सोर्स ऑफ डेटा अगर कोई है, कहां पे लिखते हैं? फुट नोट में। ठीक है? डेटा कलेक्टेड, ये हो गया, ये भी हो गया,
अच्छा एक ये क्वेश्चन बताओ 167 कैसे करेंगे? एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल बहुत सिंपल तरीका, ना पल्ले पड़े एग्जाम्पल मान लो। जैसे हमने 0 से 10 किया, फिर 10 से 20 आ गया, कोई सी क्लास उठा लो, ये क्लास हमने पिक कर ली, ठीक है। इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है? 10, एल की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, एम की वैल्यू होगी 15। हायर क्लास बाउंड्री निकालनी है जो कि 20 है, ऑप्शन में ये दोनों वैल्यूज पुट करो, जिसमें 20 आ गया आंसर। ऑप्शन में वैल्यूज पुट करो, जिसमें 20 आ जाएगा वही आंसर है आपके लिए। करो भी, चेक करो जल्दी। सी ऑप्शन आ गया, 2m माइनस एल, बस ऐसे करना है। कुछ पेपर में अटक जाओ, ना समझ आए, एग्जाम्पल मान लो, इमीडिएट क्लियर हो जाएगा क्या चल रहा था, ठीक है। स्टब ऑफ अ टेबल इज द डैश पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द डैश। लेफ्ट पार्ट होता है और किसको डिस्क्राइब करता है? रोज को, डी ऑप्शन आएगा। डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, ठीक है। ये बेल शेप कर्व लिखा हुआ है दोबारा से। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कहां पे होती है? मिडल पे, और मैक्सिमम मिनिमम कहां पे होती है? एंड्स पे, लेफ्ट या राइट नहीं, दोनों एंड्स पे, ठीक है। हिस्टोग्राम किसके लिए यूज होता है? मोड निकालने के लिए, और मीडियन निकालने के लिए क्या यूज होता है? ऑजाइव। सही है, डन है, चलिए भाई।